2-3 महीने पुरानी ही बात है, यहीं लक्सर के किसी गाँव की। उस बच्ची का रेप And masturbation for females, is it healthy or unhealthy? 500 डिलीवरी कर रही हूँ, तो उसमें 100 डिलीवरी 17 साल से कम उम्र की भी है। Okay. बहुत सारी लेडीज़ होती है, अरे हमने तो इतने काम करे थे अपने ज़माने में, हमने तो 6-6 रात कर दिए थे, चलते चलते खेत में से डिलीवरी कराते देखे। हमने तो ऐसा कर दिया था, तुम आजकल की नहीं भोग गए हो, तुम तो ये भी नहीं कर रही, वो भी नहीं कर रही। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो डेटा है इंडिया में, तो वो तो 30 से 40 हज़ार केस पर ईयर हैं रिकॉर्डेड, और 1.5 से 2 लाख केसेस पेंडिंग चल रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। अगर मान के चलिए मैम एक 20, 21, 22 साल की लड़की है, वो प्रेग्नेंट हो गई, मैरिड है, सो अगर वो गायनेक के पास जाती है, सो उनको साथ में क्या क्या चाहिए? उनके पेरेंट्स भी चाहिए? इन 2026 इज MBBS वर्थ इट? लोग 9-9, 10-10 लड़कियां कर लेते हैं लड़का पैदा करने के। एक औरत माँ बनती है, वो कहती है मैं माँ बनी तो सबसे अच्छी फीलिंग ये है, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर के लिए उस बच्चे को जन्म देना, और जब वो बच्चा लाइव पैदा होता है तो उससे ऊपर भी कोई फीलिंग नहीं है। इमोशनली आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? जैसे 15 साल की लड़की अगर प्रेग्नेंट आ रही है, डेफिनेटली 15-20 दिन, महीना भर आपको मेंटल हेरेसमेंट तो मिल गया, उन लोगों को इंसाफ भी नहीं मिल रहा, आप समझ रहे हो, उन लड़कियों को। तो वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत लैक है इंडिया में। आप बिलीव नहीं करेंगे, डिलीवरी वहाँ पे 3000-5000 में वो लोग नॉर्मल डिलीवरीज कर रहे हैं। उनके साथ में एक नेता आ जाएगा या कोई गांव का कोई प्रधान आ जाएगा, कोई भी उनके साथ आ सकता है। मॉर्टेलिटी का कारण क्या? मॉर्टेलिटी का कारण यही तो है। एक प्रेग्नेंट फीमेल जो कि एक रूरल एरिया में, गांव में, और एक प्रेग्नेंट फीमेल एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्या डिफरेंस होता है उनकी प्रेगनेंसी पीरियड में? अगर कोई रेप विक्टिम है लड़की, अर्ली एज में या मतलब किसी भी एज में अगर रेप होता है किसी लड़की का, सो हाउ डू, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, हाउ डू यू काउंसिल देम? हाय मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते मैम। सो मैम, यू आर अ गायनेक practicing in Haridwar right now. Do you think gynec is a rewarding field? यस, डेफिनेटली इट इज़ अ रिवॉर्डिंग फील्ड। आप ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि गायनेकोलॉजिस्ट जो है ना, वो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रांच है। हम्म, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैसे? क्योंकि इसमें ना आप फीमेल से डील करते हो, ओके। तो फीमेल में अब आपकी बहुत सारी कैटेगरी आती है। एक छोटी बच्ची भी आती है, आपका हम्म, एडोलेसेंट भी आता है, हम्म, फिर आपका एक इसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप भी आता है, और एक हम्म, मीनोपॉज एज भी आता है। ओके, तो बेसिकली एक छोटी सी जो बच्ची है, एक डॉटर से लेके आप एक दादी और नानी तक को ट्रीट कर रहे हो, ओके। तो एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। एंड और इसमें बहुत अलग अलग फेजेस आते हैं। देखो, मैन की लाइफ में इतने चेंजेस नहीं आते जितना एक वुमेन की लाइफ में चेंज आते हैं, बिल्कुल वो तो है। क्योंकि जो एक वुमेन की लाइफ को जो जी रहा है ना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कैसे? क्योंकि देखो, उसको मेनार्की भी आएगी, उसको मेंसेस भी होंगे, ओके। उसके बाद वो बाहर पढ़ने भी जाएगी। उसके आपने देखा ही होगा, जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत इमोशनली बहुत वीक होती हैं, यस। उनको इमोशंस ज़्यादा रहते हैं ड्यू टू हाँ, एस्ट्रोजन लेवल्स। हाँ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे वो उनका एक उन्होंने शादी करी या उन्होंने घर छोड़ा, ठीक है? उसके बाद वो दूसरे परिवार में गई, तो वहाँ भी उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। ओके भाई। उनके बच्चे हो गए तो भी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको बच्चे नहीं हुए तो भी उनको एक सोशल सेटबैक मिलता है। सो दे इसको आर हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। दे आर एट वॉर टू देयर फुल लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी वो एक वॉर में ही रहते हैं। एक वॉर में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग जो फेज़ है वो लड़कियाँ ही झेलती हैं। ओके। उसके बाद वो एक मेनोपॉज़ स्टेज आती है, उसके बाद बहुत सारे मूड स्विंग्स डिसऑर्डर्स होते हैं। हम्म, मेनोपॉज़ल में ऐसी-ऐसी तरीके की चीज़ें होती हैं कि हम लोग जैसे सर्वाइकल कैंसर के ऊपर भी बात करते हैं, तो मेनोपॉज़ पे ही करते हैं, ओके। पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग पे करते हैं। हम्म, तो वो एक बहुत बड़ा आज की डेट में फैक्टर है, हम्म, जो हमारी इंडिया है वो बहुत लैग कर रही है इसके ट्रीटमेंट में, उसके प्रिवेंशन में। ओके। ठीक है? तो अगर हम देखें तो गायनी एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें सिर्फ़ ये नहीं कि हमने बच्चा पैदा करके एक पेशेंट को दे दिया, यस। उसमें ऐसा नहीं है। ओके। दूसरी चलो, अगर मैं ये भी सारी बात करूँ, एक डॉटर से लेके एक मैं दादी माँ तक की बात कर रही हूँ अपने आप से। तो एक तो इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप सच में पैशनेट हो, तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है मुझे रात के 2:30 बजे भी कॉल आ रहा है, रात के 3 बजे भी कॉल आ रहा है, मैं भी तो घर आई थी, है ना? आपको अपनी फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है, तो आप इसको मत चूज़ करिए। ओके। फिर आप गायनी को चूज़ मत करिए, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज़ है, ऐसा नहीं है। डरमेट बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए, एनेस्थीसिया बहुत अच्छा है, ओके। ठीक है? दूसरी चीज़, एक और फैक्टर मैं आपको बता दूँ, जी एज़ अ मैम। प्रोफेशन अगर आप मेडिकल कॉलेज में रहते हो तब भी आप एक अंडर अम्ब्रेला रहते हैं। कैसे? मान लो आपने गायनी करा, हाँ। आप मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ हाँ। पे अंडर अम्ब्रेला हो। वहाँ पे ओके। आपके पास एचओडीज़ हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, अच्छा। क्योंकि वही वाली बात है, देखो आजकल क्या है, प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। हम्म। पेशेंट के ऊपर फ़ेथ बनाना, अटेंडेंट के ऊपर फ़ेथ बनाना, उसको एडमिशन करना, प्राइवेट प्रैक्टिस में ये बहुत मुश्किल हो चुका है।
ओके क्योंकि वायलेंस अटैक का भी डर है, मीडिया क्या कर देगा उसका भी अटैक जो है वो मीडिया का आजकल आपने देखा ही होगा। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं ऐसे तो, वो तो हर मेडिको को खैर फ़ील करने हैं, ऐसा नहीं को गाय नहीं कर रही है। मैं रिवॉर्डिंग इसलिए बोला मैंने कि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड अ न्यू लाइफ। जब भी एक बच्चा पैदा होता है, हाँ जी, सो आप एक पीडियाट्रिशियन से पहले एक इंसान हैं जो भगवान ने आपको एक मौका दिया कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले आप एक नई जिंदगी को आप होल्ड करते हो। सो वो कैसी फीलिंग होती है, क्या होता वो है उससे? फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और मैं आपको बताऊँ कि जैसे एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते, जैसे ऑब्स्टेट्रिशियन होने के नाते, जैसे कोई पेशेंट आपके पास आती है, जी ठीक है? और उसका बच्चा डिस्ट्रेस में है, आपको लग रहा है उसकी फीटल हार्ट 80 है, 90, और ऐसे बहुत केसेस हम लोगों ने करे हैं। मेडिकल कॉलेज में भी करे हैं, प्रैक्टिस में भी करे हैं। जी लेकिन अगर आप उसको इमीडिएटली मैनेज करते हो विदिन 5 टू 10 मिनट्स, ओके जब फीटल डिस्ट्रेस में बच्चा आता है और आप उसकी जान बचा लेते हो, उस बच्चे की जब जान बचाते हो, ओके तो उससे ऊपर कोई फीलिंग नहीं है। जी आप एक औरत माँ बनती है, वो कहती है मैं माँ बनी तो सबसे अच्छी फीलिंग ये है। हम्म, लेकिन मुझे लगता है एक डॉक्टर के लिए उस बच्चे को जन्म देना और जब वो बच्चा लाइव पैदा होता है, तो उससे ऊपर भी कोई फीलिंग नहीं है। और आपकी ये रिवार्डिंग है, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक तो विदिन अ मिनट्स, आपको विदिन 1 टू 5 मिनट्स में ये डिसाइड करना है आपको करना क्या है। हाँ, ऐसा बिल्कुल। ऑब्स्टेट्रिशियन आपके पास बहुत खराब केसेस भी आएँगे और आपके इलेक्टिव केसेस भी होंगे। हाँ, बिल्कुल। इलेक्टिव भी होंगे जो आपको प्रॉपर दिखा रहे होते हैं, 9 महीने के फ़ॉलो-अप में आ रहे होते हैं, अपने लिए बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली कराते हैं। तो ठीक है, उसमें हम लोग करते ही करते हैं सारी चीज़ें, वो ईज़िली हो जाती हैं। हुँ, वो इतनी मतलब मुश्किल नहीं होती। कॉम्प्लिकेशन नहीं होती लेकिन उसमें। जो केसेस आपके पास रेफर्ड आते हैं, जो दाई हैंडल कर रही है, जो पेरी-फेरी पे सेंटर्स खुल के उनको कुछ को झूठा झांसा देके जो उनको हाँ, वो हाँ, करते हैं कि हम तुम्हारी नॉर्मल कर देंगे, एंड में नहीं हुआ कि और बड़े आपको उनको रेफर कर दिया। बड़े अस्पतालों जब में तो ऐसे पेशेंट्स की आप जान बचाते हो, तो वो रिवार्डिंग होता है। सो आपको लगता है ये दाई हैं, एएनएम्स हैं और ये सब ये चैलेंजेस भी हैं इस फील्ड के लिए? ये रियल चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक तो क्या है, ये जो पेशेंट को ना एक तो गलत गाइड करते हैं। कैसे क्या ये क्या बहुत करते गलत गाइडेंस करते हैं। इसमें 2-3 गाइडेंस हैं। एक तो क्या उन्होंने जो मिथ फैला रखा है, जो मिथ में अगर बात करूँ हैं? जी, जी। आज के फील्ड की, जो जी। हम लोग फेस कर रहे हैं, हुँ, बेसिकली क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो फेस कर रहे हैं, ओके। ठीक है? मैं यहाँ कोई डिग्री का जस्टिफाई नहीं करूँगी, पर हुँ, मैं हुँ। क्वालिफाइड डॉक्टर की बात करूँगी जो हम लोग फेस कर रहे हैं। वो लोग कुछ पैसों के लिए उनको झूठ-झूठ बातें बोलते हैं। क्या? कि हम तुम्हारी नॉर्मल करेंगे, बड़े अस्पताल जाओगे, बड़े डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका तो ऑपरेशन ऑपरेशन हो कर जाएगा, देंगे, हाँ, पहला। ओके, ठीक है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी बुक्स भी नहीं पढ़ी होती, उन्हें पता ही नहीं कि होगा क्या, ओके। ठीक है? इवन वो अल्ट्रासाउंड भी रीड नहीं कर सकते, स्कैन्स रीड नहीं कर सकते, वो ये नहीं बता सकते कि सीबीसी में क्या पैरामीटर्स हैं। हुँ, वो लोग उन लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएँगे, अगर आप शहर की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आपका पेट कट जाएगा, पहली चीज़। तो ओके, पेशेंट एक तो बहुत डर में जी रहा होता है कि यार ओके, छोड़, मुझे क्या पता। दूसरा मिथ, अगर आप वहाँ जाओगे तो आपका पचासों हज़ार लाखों का खर्चा आ जाएगा। ओके, ठीक है? इज़ दैट एक ट्रू? उन्होंने ये मिथ फैला रखा है। तो इज़ मैं दैट तो ट्रू? तुम्हारी, आप बिलीव नहीं करेंगे, डिलीवरी वहाँ पे 3000 5000 में वो लोग नॉर्मल डिलीवरीज़ कर रहे हैं। कहाँ का कहाँ ये गाँव में? पेरी-फेरी का बता रही ओके, हूँ आपको, विलेजेस का बता रही हूँ। 3000 में डिलीवरी हो रही है। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे लगे हुए विलेजेस हैं, जो मैं हरिद्वार के आस-पास के विलेजेस, रुड़की के आस-पास के विलेजेस का बता रही हूँ। जी, जी। ठीक है? हुँ, दूसरा वो ये बोलते हैं कि अगर हाँ, अच्छा वो तो 3-4 वाला 5000 में डिलीवरी कर रहे हैं। हुँ, सिज़ेरियंस वो लोग टेक्नीशियंस को बुला-बुला के करवा रहे हैं। ठीक है? ओके, अब वही वाली बात है, रिकॉर्डेड डेटा कौन निकालेगा? तो इट इज़ अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हेल्थ ऑफिशियल्स। सो उनको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो दे क्यों नहीं रहे मैम? ये तो अगर ऐसा है पेरिफेरी इज़ अ लॉन्ग चेन है ना? ऐसा आप नहीं कि बिलीव 1-2 नहीं लोग करेंगे, मेरे पास खुद इतना डेटा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लोग 12,000, 15, 13 में डिलीवरीज़ कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, वो हो गया, सिज़ेरियन कर रहे हैं वो लोग। अगर ठीक मैं इसी की बात करूँ, इवन दे आर ऑपरेटिंग गॉल ब्लैडर, हर्निया ऑल्सो। ओके 12,000 में, हाँ, दे आर ऑपरेटिंग। ओके। ठीक है? क्योंकि पेशेंट बाद में हमारे पास सिक होके आता है, या वो पक गया, उसका टाँका पक गया, या वो उसका बीपी फॉल हो गया, या उसे बाद में हेमरेज हो गया। हुँ, हुँ, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हाँ, पोस्ट ऑप में तो हाँ, कॉम्प्लिकेशंस बहुत पोस्टऑप में भी सारे हैं। हाँ, हाँ, अब वो पेशेंट हमारे पास आता है तो ऑब्वियसली अब वो क्वालिफाइड के पास, अगर वो ऑलरेडी सिक होके आएगा, हुँ, हाई रिस्क होके आएगा, हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 से बिल 40 पहुँचेगा, 40 से 60 भी पहुँचेगा। ओके, पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा? पहुँचेगा वो तो पहली बात तो बिल पहुँच गया। दूसरा, रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, क्योंकि वो पेशेंट इतना रिस्क में आता है, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी ऑल्सो। और फिर वो और पेशेंट मान लीजिए 1% हम लोग उसकी जान बचाने में असमर्थ हैं, हम उस मान लीजिए उसकी हमारे यहाँ मोर्टेलिटी हो जाती हाँ, है ना? मोर्टेलिटी मीन्स डेथ इन हो गई स्पाइट हाँ, वी आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज़, वी हाँ, आर हैविंग हाँ, फिजिशियन, वी आर हैविंग आईसीयू, वेंटिलेटर एंड आईसीयू, हुँ, वी आर हैविंग ऑल द हुँ, इक्विपमेंट्स। हुँ, फिर भी उसको प्रयास करने के बाद मान लीजिए उस पेशेंट की, उस लेडी की मृत्यु हो जाती है। हाँ,
तो फिर पेशेंट के दिमाग में क्या रहा कि मेरे को वहाँ भी डॉक्टर ने ऑपरेट करा, वहाँ भी मेरे को डॉक्टर्स ही देख रहे थे और यहाँ भी डॉक्टर्स थे। ओके, उसके दिमाग में तो यही फीडबैक है ना कि वो ओके। भी डॉक्टर थे, हाँ, हाँ, है ना? क्योंकि हाँ। ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर ही सो करेगा। कल्प्रिट मतलब ये गलती तो आपकी आ गई हाँ, इसमें। अल्टीमेटली जिस जिस पेशेंट की जब मॉर्टेलिटी हुई तो मॉब तो वहीं पे गुस्सा दिखाएगी ना, सही बात अरे है। जी मार दिया, अरे जी मार दिया, हमारा पेशेंट मार दिया, इस तरीके से। वो उस तो ये एंगल एक में पूरा मिथ है इस मेडिकल फील्ड को लेके। तो ये करेक्शन हमें करने पड़ेंगे कि पेरीफेरीज पे जो चीज़ें हो रही हैं, देखो आप एक लिमिट तक ही अपना काम कर सकते हैं। अगर आप चलो एएनएम हो, आप जीएनएम हो, आप दाई हो, ठीक है। मुझे नहीं पता इनको कितनी अथॉरिटी दे रखी है सरकार ने, इनके लिए क्या रूल्स हैं। नहीं, दाई को तो मैम नहीं दे रखी है हम अभी, वो तो हेल्थ हटा दिया केयर है। को अगर इतनी बड़ी हम हर जिले में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, ये हाँ। तो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है शायद इससे फ़ायदा भी मिलेगा, हुँ, पेशेंट्स को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा क्योंकि वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स पे ही तो जाएँगे ना दिखाने। हाँ, जाएँगे मैम। इस पे एक बात मैं और ऐड क पूछना चाहूँगा आपसे कि चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अभी भी हैं। तो क्या वहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है अभी भी, या वो भी एक रेफरल सेंटर बन के रह चुके हैं? आपकी बात ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन इसमें देखिए 2 पार्ट है। हुँ। अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूँ एम्स के लेवल की, जी, जी। मैं जॉली ग्रांट की बात करती हूँ, मैं अभी हम इस एरिया की बात अगर करें या हम सफदरजंग की बात करें, लेडी हार्डिंग आरएमएल, तो दे आर हाइली वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, यस, ठीक? यस। रेफरल सेंटर वो क्यों बन के रह रहे हैं या ये धारणा क्यों अब बनती जा रही है? क्योंकि देखिए वहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। ओके। पेशेंट लोड इतना है, वो जगह-जगह से पेशेंट वहाँ जा रहा है, वो सिक होके भी जा रहा है, नॉर्मल पेशेंट भी जा रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ। इमरजेंसी भी आ रही है, इलेक्टिव केसेस भी हो रहे हैं। ओके। दूसरी बात वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जिनको हम रेज़िडेंट कहते हैं, हुँ, हुँ। जिनको हम जेआरस हुँ, कहते हैं, हुँ, हुँ। वो या तो उनकी मात्रा वहाँ पे बढ़ाई जाए, ठीक है? वो ओके, कम है। ओके। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कम हो सकती है हाँ। या फिर वहाँ पे जो आपकी नर्सेज़ हैं, जो हुँ। पैरामेडिकल स्टाफ है, वो उनको डील करने के लिए हो सकता है कम मिल रहा हो। अब मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी 10 केस प्लान्ड है ओटी में, ओके, 11वां केस आता है डिस्ट्रेस लेके। मान ओके। लीजिए मैं अपनी अगर हुँ, हुँ। बात करती हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। उसको मेरे को नहीं है मैं अब ऑलरेडी 10 के लिए केस प्लान्ड है, ठीक है? हुँ, ओटी पे ओटी चल रही है। तो हो सकता है मुझे मजबूरी में उस केस को रेफर करना पड़े, उस ओके, मेडिकल कॉलेज से ओके। या हो सकता है मेरे पास एनआईसीयू में बेड ही ना हो। मैम एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और तो गवर्नमेंट हम उसमें हॉस्पिटल्स को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी? ऑलरेडी वो अस्पताल 20-20, 25-25 डिलीवरी कैटर कर चुका है, कैटर कर रहा है ना? वो जनरल सर्जरी भी कर रहा है, ऑर्थो भी कर रहा है और अगर वो एक पेशेंट को रेफर कर रहा है तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि वो रेफरल सेंटर बनते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपका इस बात में ये भी मैं एक पॉइंट आपका अच्छा बोलूँगी कि कॉलेजेस खोलने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें वहाँ पे फैकल्टी देनी पड़ेगी। हमें ओके। वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स हायर करने पड़ेंगे, पूरा इंफ्रा देना फैकल्टी पड़े, पूरा इंफ्रा पूरा। इंफ्रास्ट्रक्चर देना हाँ। पड़ेगा, बच्चों को फैकल्टी देनी पड़ेगी। ओके, जैसे मैं जॉलीग्रांट से मैंने एमबीबीएस कराया तो वहाँ पे क्या था कि जब हम एनाटॉमी में जाते थे तो हमारे को 10 कैडेवर मिले थे। ओके। हमारे बैच में 100 स्टूडेंट्स थे। हुँ। तो हम लोग 10 स्टूडेंट्स एक कैडेवर पे काम करते थे, ओके। डिसेक्शन जिसको कहते हैं। जी, जी। ठीक है? हमारे डिसेक्शंस होते हैं, हेड एंड नेक हो गया, अपर लिम्ब हो गया, थोरैक्स हो गया, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन ऐसे करके। ठीक है मैम। तो वो पूरी 1 साल की पढ़ाई चलती है एनाटॉमी में। ओके। ठीक है? हुँ, अब जो नए-नए बच्चे जा रहे हैं, ठीक है? हुँ, जो मैं स्टूडेंट से मिलती हूँ, हुँ, हुँ। जितने भी लोगों से मिलती हूँ, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। वो ये कह रहे थे कि अब तो एक ही कैडेवर है 50 बच्चों पे। एक कैडेवर पे 50-50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 75 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या सीख पाएँगे? तो तो ये हेल्थ बेसिकली आपको रिसोर्सेज़ भी देनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको फैकल्टी भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप उसे जस्टिफाई कर पाओगे तो मेडिकल कॉलेज तो को। ये हेल्थ बजट जा कहाँ रहा है मैम? क्योंकि अभी का मैं अगर आपको बताऊँ फॉलोइंग ईयर 2025 टू 2026 पिछले साल का जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसका एलोपैथी का बजट है 1.06 लाख करोड़। सो और उससे पिछले साल का था 99,000 करोड़। सो अगर एक्चुअली में ये हुआ है कि आपने जैसे बोला कि 10 कैडेवर से 1 कैडेवर आ गया, है ना? 50 बच्चों में। सो ये तो नाइंसाफ़ी भी नहीं वही बोलेंगे, सारी तो तो कुछ और ही चीज़ें हैं क्राइम ना ही चल रहा है क्योंकि फिर ये। हाँ, इसको ये क्या सारी बोलेंगे आप? चीज़ें हैं। इसको मैं यही बोलूँगी इट इज़ अ लैक ऑफ गवर्नमेंट अगर मैं बोलना चाहूँ तो। मैं इसमें हुँ, हम लोग क्योंकि वो लोग किस लेवल से काम कर रहे हैं, उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उनके नीचे वाले जो मिनिस्टर्स हैं, जो हेल्थ ऑफिशियल्स जो उन्होंने हायर कर रखे हैं, वो कहाँ तक उस चीज़ को जस्टिफाई पहुँचा रहे कर हैं। पा रहे हैं, पहुँचा ओके, पा रहे हैं। ओके, ठीक है? ओके। अब जैसे मैं बोलना चाहूँ, जो अभी हम क्वैक्स की भी बात कर रहे थे, तो हुँ, मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा जो मेजर इफ़ेक्ट आएगा, या तो हम वहाँ पे पीएससी, सीएससी से लेके हम शुरू कर सकते हैं। ओके। जो छोटे-छोटे विलेजेज़ हैं, जहाँ हुँ, पे हुँ। ये सारे जो काम हो रहे हैं, क्वैक्स वाले काम हो रहे हैं, ठीक है? सो मैम मैटरनल मॉर्टेलिटी का जो डेटा है, जो आज की डेट में आता है, वो आता है कि देखो मैटरनल मॉर्टेलिटी हम कैसे जज करते हैं, 1 लाख महिलाएँ अगर डिलीवरी करती हैं अपनी, हुँ, उसमें से कितनी महिलाओं की मृत्यु हो रही है?
ये डाटा ना मैं पिछले साल का देखा था मैंने, ग्लोबली बता रहा हूँ मैं, इंडिया का नहीं। वो इंडिया का डाटा मतलब कंफर्म नहीं था तो मैं नहीं बता पा रहा। ग्लोबली था 2,60,000 वुमेन डाई एवरी ईयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कॉजेज, मोस्ट ऑफ देम आर प्रिवेंटेबल। हाँ, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ना। अब मैं अगर आपको इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 80 से 100 महिलाएँ मर जाती हैं, ठीक है? 80 से 100 ओके, महिलाएँ आपकी 1 1 लाख लाख पे। होने पे मर जाती हैं। दैट ओके, इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो हम कैलकुलेट करते और हैं। उसमें से प्रिवेंटेबल कितनी जी, हो ये सकती है? जो होती है, हाँ, ठीक है? हाँ, अब ये डेटा पहले और भी ज़्यादा था, अब ख़ैर ये कम हुआ है ड्यू टू ओके। हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे आशा नियुक्त करी गईं। हुँ, हम लोग उनको ये गाइड कर रहे हैं पेशेंट को कि आप जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके डिलीवरी कराएँ। हुँ, मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर से डिलीवरी कराएँ, हुँ, कहने का मतलब ये है, हुँ, हुँ, ठीक है? ओके, अब चलो ये डेटा धीरे-धीरे ठीक है। कम हो रहा है, मतलब हुँ, इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है। जी, जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये तो चलो रिकॉर्डेड डेटा है, ठीक है मैम। कुछ डेटा तो रिकॉर्डेड ही नहीं है। हाँ, ये भी सही कह कितने रहे हैं। सारे जो गाँव में पेशेंट्स मर रहे हैं, तो उनका क्या डेटा है? उनका तो कोई डेटा ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो नेटवर्क है, हुँ, वो डिलीवरी करी, मान लीजिए वो पेशेंट मर गया, हुँ, पीपीएच हुआ, पीपीएच तो उनको तो ऑक्सीटोसिन और कार्बोप्रोस पता ही नहीं होता क्या है, व्हाट इज़ पीपीएच एक्चुअली? आई एम पोस्टपार्टम हेमरेज। हाँ, हाँ, ठीक है मतलब जो प्रसव के बाद एक महिला को बच्चेदानी से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। उसको हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, हाँ, जिससे उस महिला की मृत्यु तक हो सकती है। सो वो घर पे मैनेज कैसे हुआ वो? वो मतलब वहाँ पे घर पे या छोटे हाँ, अस्पतालों में छोटे जैसे अस्पतालों में मैनेज होगा, कैसे क्योंकि मैनेज होगा? मैनेज भी चलो हो जाए, या वहाँ पे कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो, या वहाँ पे कोई आरएमओ एज़ अ बीएएमएस हो, जिसको पीपीएच पता हो, वही मैनेज कर सकता है। एक 5th क्लास पास लड़की या 10th क्लास पास लड़की जिस पे कोई, या अंगूठा टेक जो बच्चे डिलीवरी करा रहे हैं या जो दाइयाँ डिलीवरी करा रही हैं, वो पीपीएच कैसे मैनेज कर सकते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज कभी नहीं कर सकते। इससे जो प्रिवेंटेबल मॉर्टेलिटी थी, वो भी मॉर्टेलिटी हो गई। मतलब वो पेशेंट हाँ, भी उसकी मृत्यु हो गई, ए उस महिला की मृत्यु हो गई, ठीक हाँ, है? हाँ, अब वो क्या करेंगे? अपने को बचाएँगे, क्योंकि उन पे भी मॉब अटैक आ सकता है। हाँ, कैसे बचाएँगे अपने को? पैसा देके। पैसा किसको देंगे? मॉब को, उनके साथ में एक नेता आ जाएगा या कोई गाँव का कोई प्रधान आ जाएगा, कोई भी उनके साथ आ सकता है, हुँ, ठीक है? जो उनको बोलेगा भाई इसको फैसले करो, इसका फैसला करो। तो हुँ, वो क्या करेंगे? उनको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, हुँ, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये हुँ, डेटा है, ओके ये मैम। रिकॉर्डेड डेटा है, और वो लोग इतने पैसे देके उसका पेशेंट से अपना वो छुड़ाते हैं कि भाई तू आगे कार्रवाई मत कर और ये पकड़ जिस तेरा पेशेंट मर गया। क्या ये जस्टिफाई है? 2.5 या 3 लाख से हमने उस पेशेंट की, हमने उसको वो कर दिया, उस मौत को पैसे से तोल दिया। मैम फिर अगर ये एक्चुअली में हो रहा है, आप बोल रहे हो डाटा है, सो ये मॉनिटर क्यों नहीं हो रहा है फिर? ये को देख कौन रहा है इसको? सबको पता है, सो क रोज़ अखबारों में आता है, डेली हल्ले होते हैं, हंगामे होते तो ये हैं, आँख बंद करके क्यों सबको बैठे हैं? पता है। आँख बंद करके क्यों बैठी है पूरी वही दुनिया? तो इश्यू है ना। ये जैसे ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि एक आदमी आँख बंद करके बैठा है। ये पूरी चेन है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की ना, गवर्नमेंट की, ऊपर तक भी जाएँ तो भी। सो मैम नीचे से लेके ऊपर तक क्या कोई किसी का भी वो नहीं हो रहा क्या? गवर्नमेंट से तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी, कोई भी मुझे लगता है जो सरकारी नौकरी कर रहा है या जो सरकार में है या जो इसके लिए हायर करे हुए हैं लोग, ये नोडल ऑफिसर होगा, हुँ, कोई ना कोई, जैसे सीएमओ सर होते हैं, नोडल ऑफिसर्स होते हैं, है ना? जो राउंड लेते हैं, एसीएमओ होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। देखो, अगर उनको नहीं समझ आ रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा, तो वो फिर कुछ ऐसे करके एक शहर के एक डॉक्टर को हायर करें या एक किसी को ज़िम्मेदारी दें, 2-3 डॉक्टर को एक नोडल ऑफिसर बनाएँ कि भई ज आपको अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप हमारे पास आइए, हमें बताइए। ओके। ऐसे सेंटर्स को तुरंत सील करना चाहिए, पहला पॉइंट। नहीं जहाँ बाद में अगर पता चलता है तो सील होते हैं क्या? सील होना क्यों नहीं होगा सील? अगर आप जाओगे बाद में पता चला, तो अगर आप वहाँ गए, वहाँ उसकी मृत्यु हुई है, तो आप चेक करिए ना, तो क्या वो होते हैं। एसओपी फॉलो कर रहे हैं तो कि नहीं कर होते रहे हैं? हैं, मैं पूछ रहा हूँ होते हैं। जैसे नहीं, बाद ऐसा में अभी पता तक चला, तो जैसे आप मेरे को बोल रहे हो कि ये सबको पता है। एक्चुअली में अगर लोकल आदमी को पता है, जिसके पास कोई एक्सेस ही नहीं है ना? उसको पता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर बैठे आदमी को नहीं पता। सो बाद में उनके ऊपर एक्शन होता है, अभी उन तक तो ऐसा सेंटर्स कोई डेटा है नहीं कि उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। ऐसा तो अभी कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया या फिर मैंने देखा है, सो दिस इज़ टोटल इतनी नेग्लिजेंस। लॉन्ग प्रैक्टिस में। सो दिस इज़ टोटल और नेग्लिजेंस। ये बात भी मैं आपसे इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने पेरिफेरी पे काम करा है। ओके। तो जो केसेज़, हुँ, जो क्रिटिकल केसेज़ मैंने मना कर दिए करने से कि भई इसकी प्लेटलेट कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, हुँ, ठीक है? इस पेशेंट को पीपीएच हो सकता है, हुँ, या आपके पास इतनी सुविधाएँ नहीं है, तो हुँ, आप इस केस को हायर सेंटर भेजिए, ठीक है? या आप कहीं अच्छे प्रैक्टिशनर्स के पास भेजिए। हुँ। तो वो केस बाद में जब मैंने मना करे, मैंने डिनाई करे, वो आके टेक्नीशियन करके चला गया और उन केसेज़ की मॉर्टेलिटी भी हुई है। अल्टीमेटली वो मेरे आईसीयू में ही आके एडमिट हुए हैं। हू गिव द टेक्नीशियन अथॉरिटी टू ऑपरेट? वही तो बात है ना सर। सो दैट्स अ क्राइम ना? ऑथोराइज़ तो बहुत सारे अब जब हम कभी किसी से बात करते हैं, इन मसलों पे बात करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि जिसका पैन कार्ड है, कार्रवाई तो उसी पे होती है। जिनके पास पैन कार्ड ही नहीं है, बेसिकली जो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है, उन पे क्या कार्रवाई होगी?
नहीं है, यस ये तो ये ये आप बताइए कोई जवाब। ऐसा अगर मेरे पास उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन है तो मतलब मेरे पास जवाबदेही सारी होने वाली है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ। तो ये तो रूल ही गलत है फिर, लॉ ही गलत है फिर तो ये, मॉर्टेलिटी का कारण क्या है? मॉर्टेलिटी का कारण यही तो है, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस। सो अगर ये 90% केसेस देखो, मैं ये नहीं कहती, 10% केसेस देखो, एक प्रैक्टिशनर से भी गलतियाँ हो सकती हैं, पेशेंट इस स्थिति में आया, बहुत सारी चीज़ें हैं देखो। कॉम्प्लिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर आई थिंक, हाँ, हम वो भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन को हम नेग्लिजेंस नहीं कभी कह सकते हाँ, हो। हाँ, हाँ। नेग्लिजेंस तो साफ-साफ आपको दिख जाएगा, हुँ। लेकिन कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट मरा, नहीं मरा, वो तो फिर बाद में कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करता है। ओके। आफ्टर रीडिंग ऑल द इन्वेस्टिगेशन, हुँ, आईपीडी फाइल ओके। कि भाई क्या था, क्या नहीं था। हाँ, उसकी पूरी जाँच होगी। पूरी जाँच होगी, हाँ, हाँ। तभी पता लगेगा। हुँ। आप पेरी-फेरी पे जो चीज़ें हो रही हैं, अगर वो किसी के संज्ञान में आती है, तो उन पे तुरंत स्ट्रिक्ट लॉज़ बने, उन पे हेवी फाइन इम्पोज़ करी जाएँ, ठीक है? उनको तुरंत जो कहते हैं ना, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देखो ये चीज़ होगी ना, तो ही चीज़ें सुधर पाएँगी। ओके। मॉर्टेलिटी को कम कैसे करोगे आप? जो अनऑथराइज़्ड लोग डिलीवरीज़ कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करो, बस। सो बेसिकली मोर्टेलिटी और अगर आपको डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऐसे हेल्थ ऑफिशियल्स को हायर करो शहर के अंदर, नोडल ऑफिसर्स हायर करो, या कुछ आप आईएमए की मदद लो। अब हमने भी एक एसोसिएशन अपना बनाया है हॉस्पिटल्स को लेके, आपको हरिद्वार के अंदर, वो हमने स्टेट लेवल पे बनाया है। क्यों ज़रूरत पड़ी आपको एसोसिएशन बनाने की? तो जो हमारी एसोसिएशन है, हमें उसको बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, बिकॉज़ हमने इसमें मेडिको लीगल एडवाइज़र भी रखा है, जो इमीडिएट बेसिस पर चीज़ों को देखेगा, हुँ। ठीक है? डॉक्टर को प्रोटेक्शन देगा। हम बेसिकली हॉस्पिटल्स को प्रोटेक्ट करेंगे इसमें, और डॉक्टर को भी करेंगे। मैम मान के चलिए मैं आपसे एक छोटी-सी चीज़ पूछता हूँ। मान के चलिए एक हॉस्पिटल में एक मैटरनल डेथ हो गई। एक प्रेग्नेंट फीमेल आई, पोस्ट डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी लेबर में उसकी डेथ हो गई पेशेंट की। सो उसके बाद क्या होता है? एक्चुअली में होता क्या है? ऐसा नहीं कि ये होना चाहिए, एक्चुअल में क्या होता है हॉस्पिटल्स में? देखो, या बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, एक तो होता है कि पेशेंट अटेंडेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, पढ़े-लिखे थे। ओके। इसमें 2-3 फैक्टर आते हैं। हुँ, उसकी डेथ हुई, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने किस तरीके से उसे काउंसल करा, हुँ, उसे रिस्क फैक्टर समझाए थे, नहीं समझाए थे, प्रॉपर कंसेंट्स लिए गए थे या नहीं लिए गए थे, ओके। ठीक? हुँ, अगर पेशेंट या उसके अटेंडेंट का, हुँ, बेसिकली अटेंडेंट ही बात करता है, अटेंडेंट का बहुत अच्छे से माइंडसेट है, हुँ, उसे आपने हर चीज़ समझा रखी है, हुँ, और वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है हुँ, ऑपरेशन कराने के लिए, हुँ, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ओके, अटेंडेंट बहुत समझ जाते हैं, ठीक है, ठीक है? ठीक है मैम। या तो वो देखो पढ़े लिखे हैं, हुँ, पहली चीज़, दूसरी चीज़ या तो वो समझदार हैं, ठीक है मैम। ठीक है? तो वो समझ गए और कंसेंट हमने ले ली। आजकल वीडियो कंसेंट का भी रूल आ गया है कि वीडियो कंसेंट्स भी आप ले लो। लीगल है? हाँ, वो लीगल है, वीडियो कंसेंट्स है। हम डीएम सर से जब मिले थे हुँ, अपनी एसोसिएशन के रिगार्डिंग, तब उन्होंने ये बात बोली थी ओके, कि आप काउंसलिंग अलग से बनाओ ऑपरेशन थिएटर के बाहर या ओपीडी के बाहर। ओके, जहाँ पे आप बैठ के पेशेंट को पूरा समझाओ हाँ, प्रोसीजर। ठीक। हाँ, अब एक तो आपकी काउंसलिंग कैसी थी, पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे आपने पहले से समझा दिए। हुँ, अगर वो फीलिंग है कराने के लिए हमने उसका ओटी करा। अब इसमें भी क्या होता है, कई-कई पेशेंट हर चीज़ से मुकर जाते हैं। मुकर जाते हैं मतलब ये कि मुझे तो कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने और मेरा मरीज़ तो मर गया, कंसेंट के बाद। कंसेंट के बाद भी। ओके। कंसीक्वेंसेज़ होते हैं ना, हाँ, हाँ, कंसीक्वेंसेज़ आपने पूछे। कुछ लोग तो समझ गए तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक हमने डेथ सर्टिफिकेट बना दी, ठीक है, वो लोग पेशेंट की बॉडी को ले गए। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर आता है कि पेशेंट ने, अटेंडेंट ने सारी बातें झुठला दी। कि हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, वही मैंने अभी आपको बताया कि उसकी भीड़ में एक कोई नेता बनकर आ गया। ओके, उस भीड़ में कोई मीडिया पार्टनर आ गया, फेक जर्नलिस्ट, ओके, ठीक है? हाँ, क्योंकि आजकल ये बिज़नेस बन गया है। हाँ, जो जैसा आपने बताया कि पैसा देके और वो सब हो के, हाँ, उसको इग्नाइट करने का। अब उसे लगा यार यहाँ तो मॉर्टेलिटी हो गई, अस्पताल भी ठीक है, डॉक्टर भी क्वालिफाइड है ना? अब इसकी बदनामी कर दो और इसका बढ़िया करके सोशल मीडिया पे एक वीडियो निकाल दो, हुँ, तो ये जो है बेचारा अपनी इमेज बचाने के लिए और कुछ भी हमें दे ही देगा। हम इसके ऊपर एकदम अटैक कर देते हैं। आप बिलीव नहीं ओके। करोगे, ठेलियाँ भर-भर के 200-400 लोगों की ठेलियाँ भर-भर के आ जाती हैं, छोटे-छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के। गाँव क्या की औरतें, बूढ़ी अम्माएँ डॉक्टर को 70-75 पीटने के साल की। लिए? हाँ, वो सब लोग आ जाते हैं। सो हाउ डू यू डील विद दैट? वो सब आ जाते हैं। आप कितना भी समझा लो, अब वो आ गए। अब आपने तो 4 लोगों को ही समझाया था ना, हाँ, आपने 500 लोगों को तो नहीं समझाया था, हाँ, क्योंकि अब उनका सिर्फ़ एक ही मोटिव है, आपसे पैसा लेना। ओके, आप उसमें देखो 80% पॉपुलेशन तो आपसे पैसे लेना चाहेगी, 20% इमोशनली भी होती है वो एंगर में है। कि हाँ यार, मेरा मरीज़ मर गया, मेरी बेटी मर गई या मेरी बहू मर गई या मेरी बहन थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी, कुछ लोग इमोशनली भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हाइप करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए उनके साथ कोई देखो फेक जगह, जैसे क्वैक प्रैक्टिशनर्स हैं, क्वैक हर जगह हैं। ऐसे ही क्वैक वकील होते हैं, ऐसे ही क्वैक मीडिया वाले होते हैं। मतलब उसको हवा देनी है उस मुद्दे को कि कैसे न कैसे भड़क जाए। ये मैं क्यों बताना चाह रही हूँ आपको, क्योंकि देखो जो ठेली भर-भर के लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, हर आदमी लिटरेट तो नहीं है ना। हाँ, ब
ऑब्वियसली वो इलिटरेट होगा, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको कौन पढ़ा रहा है? खुद 4-5 लोग जो नेता बन गए। भड़का रहे हैं बस। वो भड़का रहे हैं क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से ब्लैकमेलिंग कर चुके हैं। सो वही ब्लैकमेलिंग जो मैंने आपको पहले बताई, जो कि गाँव में, देहात में जब मौतें हो जाती हैं, हुँ, वो लोग ईज़िली पैसा दे भी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है यार हमने तो क्वालिफाइड डॉक्टर से केस कराया ही नहीं। हमने तो केस जो कराया है वो अनक्वालिफाइड से कराया है। ओके, अब हमें तो अपनी जान बचानी है, तो वो हुँ, दे देते हैं पैसा। हुँ, उनको क्या लगता है मौको कि अब ये भी पैसा देगा। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज़ ये होते हैं। अब इसमें 2 ही चीज़ें हैं, या तो देखो प्रशासन हमें एकदम तुरंत मदद करे, और ऐसा नहीं है, करी भी गई है, प्रशासन ने कई बार पुलिस ऑफिसर्स को भी भेजा है, मॉब अटैक को कंट्रोल भी करवाया है, ओके, ठीक है? हाँ, जब ये सारी चीज़ें देखी, तो हाँ, इसलिए डॉक्टर्स को यूनाइट होना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर ओके। टू द डॉक्टर को खड़ा होना ही पड़ेगा ना सर, हाँ, वो बिल्कुल ये है अपनी क्योंकि आपके कम्युनिटी अगेंस्ट तो हर कोई है, हाँ, अपनी कम्युनिटी को तो साथ देना पड़ेगा। आपके एक्चुअली अगेंस्ट तो हर कोई है। जब मैं सर्च कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, सो मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन अबाउट गायनेकोलॉजी ये ज़्यादातर फीमेल्स के सर्च किए हुए क्वेश्चन है गूगल पे। सो मैं ये मिथ है या कैसे है मुझे नहीं पता। आप प्लीज़ इनको थोड़ा-सा क्रैक करके बता दीजिए। डज़ ईटिंग पाइनएप्पल मेक्स वजाइना स्मेल डिफरेंट? इज़ इट ट्रू? नो, इट्स अ मिथ। ओके, सो इट्स टोटली हाँ, मिथ। मिथ। Okay. What are women's getting wrong about their vagina that they are pretending to मतलब वो गलत क्या सोच रही हैं मैं अपने उसके आपको बारे देखो, में? वजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, हाँ, ठीक है? वो एसिडिक पीएच इसलिए होता है कि जो बाहर का जो बैक्टीरिया वो उस पे, वजाइना पे कभी अटैक ना करे, ओके। ठीक है? वो उसमें सर्वाइव ना करे। हुँ, लैक्टोबैसिलस तो हमें कुदरती मिला हुआ है, ठीक है? फीमेल्स को। अब वजाइना को लेके क्या है, देखो अगर आप बहुत हाइजीन मेंटेन करते हो, जैसे मैंने देखा है लोग वी वॉश यूज़ करते हैं। ओके, वी वॉश वगैरह का बहुत ज़्यादा मिथ है, तो मैं अपनी ओपीडी में भी अपने पेशेंट को ये बताया, आपका वी वॉश, आपका बीटाडीन, आपका सेवलॉन, ये सब केमिकल्स आप यूज़ मत करिए। कोई इंसान, अगर कोई फीमेल ये सब यूज़ करती है, तो डेफिनिटली वो उसको प्रॉब्लम होगी। so why are these products marketed so like so big? वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ़ समझा सकते हैं अपने पेशेंट्स को। ओके, आप अपना ही जो कुदरती वजाइनल फ्लोरा है, हाँ, आप उसे डैमेज कर लोगे। ओके, आप उसे डैमेज कर लोगे अगर आप बाहर के केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक ओके, है? नॉर्मल वार्म वाटर यू हैव टू यूज़ टू क्लीन योर वजाइना। दैट्स इनफ। हाँ जी। सो इतने ये सेक्सुअल वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं मैम, ये इतने इतने ज़्यादा कैसे मार्केट हो रहे हैं फिर अगर ये एक्चुअल में किसी काम के नहीं है, ये तो घर पे ही है उसका इलाज। देखो वो तो सो सब आपको अच्छे से पता ही होगा सर, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, सब चीज़ें आती हैं, उसमें आपको पता है कितना टैक्स, कितनी क्या-क्या चीज़ें लग के, हुँ, हुँ, उसमें तो सबका ही हाँ, जुड़ा हुआ होता है ना पैसा, तो ओके। उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। सो ऐसे क्या अभी इस टाइम पे फीमेल सेक्सुअल वेलनेस के लिए कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि गिमिक्स हैं? उसमें ज़रूरत है ही नहीं, नहीं, प्रोडक्ट तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो अच्छा। मार्केट में ऐसी कोई वो नहीं है इस कि चीज़ की। जिनकी ज़रूरत नहीं है? हाँ, ओके। सो और आपका ये जैसे हेयर रिमूवर होता है, प्यूबिक हेयर्स को लेके जैसे फीमेल्स यूज़ करती हैं, हुँ, जो ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स आती है, तो वो यू शुड अवॉइड। आपको वो सब अवॉइड करना है। कोई भी केमिकल आपको अवॉइड करना है, ये रूल होता है। ओके। मास्टरबेशन फॉर फीमेल्स इज़ इट हेल्दी और अनहेल्दी? इट इज़ नॉट हेल्दी। इट इज़ नॉट हेल्दी। नहीं, ओके। कैन ओरल सेक्स और swallowing cum causes mouth cancer? नो। ओके। आई थिंक आई रेड समवेयर मैम एक कोई फॉरेन के कोई डॉक्टर ही थे वो भी वो पीएचडी थे। सो वो मेल डॉक्टर थे। सो उनका एक कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आया था उस टाइम पे 5 6 साल पहले की बात है कि ही डेवलप माउथ कैंसर ड्यू टू ओरल सेक्स उनका ऐसा कोई बयान आया था। सो ये उसके बाद से ज़्यादा चला। सो इज़ इट नॉट ट्रू? देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पार्टनर्स थे, हुँ। कहीं वो एचआईवी तो नहीं थे, ओके। ठीक है? कहीं उनको हर्पीस तो नहीं था, ठीक है? कहीं वो वीडियल पॉज़िटिव तो नहीं थे, हुँ। सिफिलिस पॉज़िटिव तो नहीं थे। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ओके। अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, अगर वो इन चीज़ों को लेके ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, हुँ। तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा ना। तो एचआई ओरल सेक्स से एचआईवी हो सकता है? हाँ, मतलब हुँ। हो सकता है। हो सकता है। हाँ, अगर वो पार्टनर इन्फेक्टेड है। Okay. What time of the month is best for conceiving? व्हाट टाइप ऑफ अ मंथ? What time of month is best for ओके, conceiving? ओके, बेस्ट हाँ, फॉर कंसीविंग। हाँ, इट इज़ डे 10 टू डे 16 आफ्टर मेंसेस डे 10 टू टू डे डे 16 16। ओके। ऑफ द मंथ। ओके मैम। मैम एक मेरे को बात बताइए जैसे हम कंसीविंग की बात कर रहे हैं। सो पिछले 10 से 15 सालों में इतने सारे फर्टिलिटी सेंटर्स खुले हैं एकदम से बूम आया मैम इसमें। हुँ। सो क्योंकि इंडिया का फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। क्यों क्यों कम हुआ कैसे? फर्टिलिटी रेट देखो, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। मैम मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगा। इंडिया हैज़ अराउंड 2.8 करोड़ टू 3 करोड़ कपल्स अफेक्टेड बाय इनफर्टिलिटी। हाँ जी, ये बिल्कुल ट्रू है।
ये सच बात है। देखो इनफर्टिलिटी का जो मेन कारण है, जो अब आ रहा है, देखो आपको ये तो पता ही होगा कि ट्रांजिशन हुआ है पिछले 100 सालों में। हुँ, कितना ज़्यादा केमिकल्स, कितनी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, हर चीज़ में केमिकल मिलावट है, हुँ, ठीक है? तो केमिकल्स कहीं न कहीं अंदर जा रहा है। हुँ, आपने देखा होगा आजकल के जो यंग बच्चे हैं, देखो पहले इतना बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते थे, हुँ। अब आजकल हर आदमी एजुकेशन लेने बाहर जा रहा है, जी, ठीक है? बाहर जा रहा है तो वो बाहर का खाना भी खा रहा है, स्ट्रीट फूड भी खा रहा है, खा ओके, रहा है नहीं खा रहा? ओके, वो बर्गर भी खा रहा है, पिज़्ज़ा भी खा रहा है, मोमोज़ भी खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, तो ओके, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल ओके। हो गया नहीं हो गया? वन इज़ लाइफ़स्टाइल। दूसरा, हाँ, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनको टाइम ही नहीं है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के लिए, ठीक है? टाइम ओके। तो खैर हम लोगों के पास भी नहीं है हुँ, डॉक्टर्स के, लेकिन देखो उनके पास टाइम नहीं है कि वो एक्सरसाइज़ कर पाएँ हुँ, या वो अपनी डाइट जो भी उनको खाने को मिल जाता है वो ले लेते हैं। फ्रूट्स में भी आपके केमिकल्स आ रहे हैं, तो ये ओके। सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके स्पर्म्स और आपके ओवम पे इफ़ेक्ट डालती हैं। Well, there's a common myth in villages today also about infertility. Infertility is mostly women's problem. ऐसा बोला जाता है। नहीं, वो मिथ है। हाँ, अगर 100 कपल आपके पास आते हैं और वो इनफर्टाइल हैं, तो उसमें से 40 टू 45% मेल्स होंगे एंड स्लाइटली 2 टू 3% ज़्यादा आपकी फीमेल्स रह सकती हैं। मतलब 40 ओके। आपकी 45 से 50 फीमेल्स सो एंड 5% अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। सो अभी भी गाँव में ये सब 100 चला। लोग आएँगे तो 40 उसमें से मेल इफ़ेक्ट होगा, हुँ, 45 फीमेल्स इफ़ेक्ट होंगी और 10 से 15 कपल ऐसे होंगे जिसमें पता ही नहीं रहेगा किसको दिक्कत है, किसको नहीं है। तो अभी भी गाँव में ये चीज़ें क्यों फैलती हैं मैम? इतनी अवेयरनेस के बाद बिल्कुल फैलती हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे आज के पास टाइम पे मैम सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास, सबसे ज़्यादा एक्सेस हमारे हमारे पास है। देखो फ़ोन सबके पास है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सेस है इंटरनेट का, हर चीज़ का। हर बंदे के पास है, ऐसा नहीं गाँव में भी नहीं है ये, गाँव में भी है। फिर भी ये चीज़ें क्यों फैलती है कि भई इट इज़ अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इंडिया में आप इन चीज़ों को इतने इंडिया में तो देखो बहुत सारे मिथ हैं। आप सिर्फ एक मिथ की बात नहीं कर सकते, ठीक जी, है? जी। इसको कहते हैं पब्लिक अवेयरनेस। ओके, पब्लिक अवेयर नहीं है और कुछ पब्लिक अवेयर होना भी नहीं चाहती। ओके। इसको कहते हैं सोशल स्टिग्मा रिगार्डिंग गर्ल एंड बॉय। सो वो बस उसको मेंटेन रखना हाँ, चाहते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि गर्ल्स को ये सारी चीज़ें झेलनी होती हैं। सोशल स्टिग्मा, बस एक जेंडर म म जेंडर इनइक्वालिटी है ना, हमारे देश में जेंडर इनइक्वालिटी। मैम एक और मैं इसमें बात बात एक पूछना सिंपल चाहूँ। मैं छोटी हाँ, सी आपको बताऊँ, एक बॉडी में मेरे पास पेशेंट आया 3 साल से वो इनफर्टाइल था, उसकी मदर साथ में आई थी, सासू माँ, तो उसने अपनी बहू के हज़ारों लाखों टेस्ट करा रखे थे। ओके। अल्ट्रासाउंड भी, एचएसजी भी, एचएसजी बहुत पेनफुल हाँ, हमारे यहाँ पे एक वो मानी जाती है इन्वेस्टिगेशन, उसमें बहुत पेन होता है। उसने सब कुछ करा रखा था, इंजेक्शंस लगवा रखे थे, हार्मोन्स ले रखे थे, मॉनिटरिंग करा रखी थी। मतलब दे हैव स्पेंड अराउंड 40 टू 50,000 रुपीज़ ऑन द इन्वेस्टिगेशंस। हस्बैंड ने और उसकी उसकी ओनली सास ओनली ने। फीमेल ने, हाँ, मतलब जो उसकी बहू थी उसने, हाँ, इनफर्टाइल कपल थे वो। हाँ। मैंने बोला कि आपने अभी तक हस्बैंड की जाँच क्यों नहीं कराई अपने बेटे की? बोली मेरे बेटे में तो दिक्कत ही नहीं सकती, औरत में ही दिक्कत है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हस्बैंड की जाँच कराई तो उसको एज़ोस्पर्मी आया, एज़ोस्पर्म। नो स्पर्म इन द सीमन। अच्छा। 50 टू 20 मिलियन स्पर्म होने चाहिए ना, हुँ, तो वो उसको निल थे, ओके, जब हमने उसकी जाँच कराई। वो ओके, भी बहुत ज़्यादा समझाने के बाद। ओके, जो हमारा इन्फर्टिलिटी का चैप्टर होता है इन्फर्टिलिटी का, उसमें जो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ हस्बैंड सेमाइनोग्राम। ओके। आपको पता है ये बात? हुँ, हस्बैंड सेमाइनोग्राम इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो आपको करानी है इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी में। ओके, इसका रीज़न क्या है? आप फीमेल पेशेंट के साथ कुछ भी करेंगे, आप उसका एक सैंपल भी लेंगे ना सीबीसी, उसको पेन होगा, उसको सुई लगने से भी पेन होगा, लेकिन हस्बैंड को पेन नहीं होगा किसी भी इन्वेस्टिगेशन से। ओके। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो जाँच सिर्फ 400 से 500 रुपए की है। लेकिन वो होती तो नहीं है। लेकिन वो 50,000 की जाँच पेशेंट आपके पास इतना करा के लाएगा, लेकिन वो हस्बैंड की रिपोर्ट्स करा के नहीं लाएगा। तो इसको कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। तो वो कपल फिर अगर जेंडर इक्वलिटी तो आपको भी हटा ही नहीं सकते इस देश से। हुँ, उसको तो शायद 500 साल लग जाएँगे। क्योंकि इसमें ना जैसे जब मैंने इसकी एक्चुअल में जब रिसर्च की तो उसमें था फीमेल फैक्टर्स आर 20 टू 30%, मेल फैक्टर्स आर 40 टू 50% नहीं, नहीं, बुक्स में 40 टू 45, 40 टू 45 लिखा है, 15% अनएक्सप्लेन्ड है। अनएक्सप्लेन्ड है। मतलब दोनों की सब जाँचें हो गई, पर कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा। अच्छा मैम ये बताइए देखो इसमें मैं मतलब मुझे नहीं पता ये कैसे पूछूँ मैं कि चलो वो तो हस्बैंड हो गया, ठीक है? फीमेल्स जो हैं जैसे जो घर की बहू होती हैं, वो ज़्यादातर अपनी सास से ये चीज़ें डिस्कस करती हैं या अपनी मतलब जो भी देवरानी होती हैं, जो घर में फीमेल्स होती हैं उनसे ज़्यादा डिस्कस कर लेती हैं। सो आपको लगता है आज भी वो चीज़ है गाँव में या कि जो सास हैं या जो मतलब उस घर की बड़ी जो फीमेल्स हैं, वो भी इस चीज़ को प्रेशराइज़ करती हैं? जैसे कि आपने बताया कि मेरे बेटे को तो हो ही नहीं सकता। प्रेशराइज़ मतलब किस तरीके से? फीमेल कि को? उसको फर्टिलिटी में कि मेरे बेटे को कुछ नहीं है, तुम ही जाँच हाँ, करा। प्रेशराइज़ करती हैं। वो तो आप डेटा देखिए ना, डोमेस्टिक वायलेंस डेटा, उसमें सासू माँ और हस्बैंड भी सब मिलके, और जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो डेटा हैं इंडिया हाँ, में, हाँ। तो वो तो 30 से 40 हज़ार केस पर ईयर हैं रिकॉर्डेड।
और 1.5 से 2 लाख केसेस पेंडिंग चल रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो तो ये डेटा तो है ही है ना कहीं न कहीं। तो इनफर्टिलिटी के कारण इन्फर्टिलिटी के कारण भी है उसमें, डोमेस्टिक वायलेंस। आपके पास आते हैं ऐसे केस, तो मतलब हाँ, आप आते कैसे डील करते हो फिर उसके साथ? आप एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास आए, वो पूरी फैमिली आई, तो आप कैसे, मतलब आप उसको उनको अप्रोच कैसे डोमेस्टिक करते हो? वायलेंस की रही बात, अगर वो घर में उनके प्रॉब्लम है, वो उसको डाँट रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना? उसको सोशल ट्रॉमा दे रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं, ठीक है? देखो, तो वो चीज़ तो वुमेन सेल या फिर पुलिस को जाएगी, पहली चीज़। अगर वो वुमेन, वो हुँ। फीमेल बहुत विलिंग है कि मैं ये सब नहीं झेलूँगी और मैं इनके साथ नहीं रहूँगी और ये लोग मुझे इस तरीके से करें, देखो वो तो फीमेल पार्ट है, ओके। ठीक है? हुँ। एज़ अ डॉक्टर हम उनको अवेयर ही कर सकते हैं। एज़ अ डॉक्टर हम उन लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो जैसे आपने बोला कि इंडिया से और हम जेंडर, एग्ज़ैक्टली, एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, हम लोग उनको प्रमोट करते हैं टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। ऐसा मेरे को लगता नहीं कि अडॉप्शन और का ऑप्शन इंडिया में अभी इतना कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है ना। सो मैम, जैसे कोई कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, सो उसको कहाँ से शुरू करनी चाहिए चीज़ें? जैसे आपके पास आए, कौन से टेस्ट होते हैं? कैसे-कैसे चीज़ें शुरू होती हैं उनके लिए? आईवीएफ वो के तो लिए, बहुत बड़ी, हाँ, ओवीएफ के लिए कैसे? वो बहुत बड़ी प्रोफ़ाइल होती है। पहले तो ये देखना होता है कि जो कपल आ रहा है, वो कितने साल बाद आ रहा है शादी के, 1 साल, 2 साल, 3 साल। मैं एक्चुअली में पूछना चाहता हूँ कि क्या बेस्ट एज है या कि कंसीव करने के लिए शादी के बाद? जैसे मान के चलिए 25 से 30 है या 30 से 35 है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐज का कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक है, देखो जो ऐज गवर्नमेंट तो अब 21 साल तो बना ही दी है। हाँ, 21 ईयर्स तो हाँ, फीमेल्स की है ही है। हाँ, हाँ, हाँ। हालाँकि इंडिया में शादी तो चाइल्ड मैरिज हो ही रही हैं, हाँ, वो तो हो ही है ना? रही है। 18 से पहले भी हो रही हैं। अब मैं आपको चलो क्या बताऊँ, मैं अगर साल में 500 डिलीवरी कर रही हूँ, तो उसमें 100 डिलीवरी 17 साल से कम उम्र की भी हैं। ओके, हाँ। ये नंबर अभी भी इतना बड़ा है? ये नंबर बहुत बड़ा है, चाइल्ड मैरिज का नंबर अभी भी बहुत बड़ा है। वो रिकॉर्डेड डेटा नहीं है। मान लीजिए 50 शादियाँ हुई गाँव में, तो 10 ही तो रजिस्टर्ड हो रही हैं जाके। जो नेशनल डेटा है, रजिस्टर्ड तो 10 ही हो रही हैं ना, हुँ। 100 शादियों में से। सो मैम बेसिकली इस चीज़ को अब तो 14-15 साल की लड़की की शादी कर दी, हाँ, ठीक? अब शादी करी है तो ऑब्वियसली वो 15 साल की लड़की की शादी हुई है। आप एक इसमें मोटा-मोटा ये देखो, तो वो पढ़ी तो होगी नहीं। शी इज़ ऑब्वियसली हाँ, अनएजुकेटेड। हाँ, हाँ, होगी नहीं होगी? हाँ, उसे हाँ। अपनी हेल्थ के बारे में क्या ही पता होगा बेचारी को, वो तो बच्ची है। हुँ, हुँ। ठीक? उसके माँ-बाप गरीब होंगे तभी करी होगी, ठीक है, माँ-बाप भी अनपढ़ ही होंगे, ठीक है, जिससे करी होगी वो भी अनएजुकेटेड ही होगा ठीक या है। जॉब ही कर रहा होगा हाँ, कुछ ना हाँ, कुछ। हाँ। तो उस आपको लगता है वो इतनी अवेयर होगी कि मैं प्रेगनेंसी ना करूँ? नहीं होगी ना, नहीं। वो अवेयर ही नहीं होगी, उसकी तो शादी हो गई। तो ये एज फैक्टर का जो आप बात कर रहे हो, वैसे आइडियल एज अगर आपने मेरे से पूछी है तो मैं बोलूँगी लड़कियों के लिए 21 के बाद आइडियल एज है, 21 टू 28 30 इयर्स। 30 के बाद थोड़ी प्रॉब्लम वो फेस कर सकती हैं। अच्छा मैम, मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर पूछना चाहूँगा, जैसे इमोशनली आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? जैसे 15 साल की लड़की अगर प्रेग्नेंट आ रही है एंड शी इज़ बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की नीड होती है, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। पर्सनली इमोशनली कैसे हैंडल करते हो? उसमें मतलब क्या बोलते हो अपने आप को कि मैं क्या बोल दूँ इसको कि ये चीज़ नहीं, मेरी गुस्सा समझे? भी आता है, बहुत सारी बार लड़ाई भी रहती है, बहुत सारे पेशेंट उठ के भी भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत होता है। ये तो बड़ा है शॉकिंग बात अब बताई जो कि 500 में से 100 डिलीवरी ऐसी हो रही है मैम। अच्छा। अच्छा मैम, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो 18 साल से कम की है, हाँ, 100 डिलीवरी ऐसी आ जाती हैं। कि जो कंसीव नहीं कर पा रहे जो कपल्स, तो हुँ। उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? कब अप्रोच करना चाहिए एक गायनेक को? नहीं, और देखिए, अगर वो कपल 1 साल तक शादी को हो गया और 1 ईयर तक वो कपल जो है ट्राई कर कंसीव रहे हैं। नहीं कर हाँ, रहा है, हाँ। तो वो आफ्टर 1 ईयर फिर डॉक्टर के पास आए, हुँ, ठीक है? वो हुँ। डॉक्टर से सलाह ले। ओके, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे टेस्ट हैं, नंबर ऑफ टेस्ट हैं, ठीक है? लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम निकल कर आती है, मैं आपको मोस्ट कॉमन बता देती हूँ। हुँ, एक तो हुँ। ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया, ओके, जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस जो हम कहते हैं, जो फीमेल्स में बहुत कॉमन है। ओके, इसको आप ऐसे समझाते हैं, अगर मेरे पास 100 मरीज़ आ रहा है, 100 में से 80 फीमेल्स को टीबी निकलेगा, ओके, इनफर्टिलिटी कपल में, ठीक है? टीबी, हाँ, उनको एसिम्प्टोमेटिक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ये राइट? एसिम्प्टोमेटिक टीबी, यस, ओके, जिससे उनके फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, जिसके कारण से उनको बच्चा नहीं होगा, उनके ओवम की क्वालिटी डिप्राइव कर जाएगी, ठीक है? हुँ, तो वो बताएगा, अपनी कंप्लेंट बताएगा ये। तो टीबी की जाँचें हमें उसमें पहले कपल में उस फीमेल की करानी है। अब एकदम टीबी सुन के वो लोग डर भी जाते हैं, भई क्या है, क्या हाँ, नहीं है, ओके, ठीक है? हुँ। और एक मेल की तो मैंने आपको सबसे पहले बता ही दी। हाँ, वो तो स्टार्टिंग सबसे में पहली जाँच, जाँच। जो भी कपल आएगा तो वो आपको हस्बैंड सीमेन एनालिसिस कराना ही कराना है। आप आगे की बात और तब करेंगे। कितने परसेंटेज मेल्स होते हैं मैम आपके पास? मान के चलिए 10 कपल आए आपके पास, इनफर्टाइल कपल आए, हाँ तो जी, कितने मेल्स अगर एग्री कर 10 जाते आते हैं? हैं तो 3 मेल्स निकल जाते हैं। एग्री नहीं, एग्री कितने करते हैं उसको कराने के लिए? उस टेस्ट को नहीं, कराने के लिए? कुछ लोग नहीं, आप एग्री करते हैं, ऐसा कर नहीं जाते होता। हैं? ओके, 90% एग्री कर जाते हैं, 10% कुछ ऊपर-नीचे करते हैं थोड़ा बहुत, जिनकी मदर वगैरह बहुत अच्छा, जी रही होती है सोशल स्टिग्मा में। अच्छा। लेकिन 90% लोग अब अवेयर हैं, सो फर्स्ट मेल का चेक कराओ, बहुत ईज़िली मान जाते हैं। ओके, फिर टीबी चेक कराओ,
फीमेल टीवी की? कराना है आपको, उसके बाद अगर उसमें कुछ पॉज़िटिव आता है तो आप उसमें एक ट्यूब टेस्ट होता है, वो आप करा सकते हैं। एक जनरल अल्ट्रासाउंड स्कैन तो आपको कराना ही है। ओके। आपको यूट्रस की कंडीशन और ओवरीज़ की कंडीशन देखनी है। मैम आपने ऐसे सुना ही होगा कि मतलब हमने इतने सारे टेस्ट करा लिए, हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, सब कुछ नॉर्मल आते हैं कपल्स के, कई बार ऐसा होता है, सो फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते, तो हाँ, उसका क्या उसको करें? अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी कहते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी, ओके, वो जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। उसके लिए फिर यू हैव टू गो फॉर आईवीएफ। ओके और आईवीएफ का आईवीएफ के लिए जाइए, नहीं तो आप बेबी अडॉप्ट करिए, लास्ट ऑप्शन। और बेबी अडॉप्शन तो मैम अभी इतना मेरे को नहीं लगता इंडियन पब्लिक इतनी रेडी है बेबी अडॉप्शन के लिए। सरोगेसी कितनी कॉमन हुई है मैम अभी, पिछले कुछ साल में? सरोगेसी बैंड है इंडिया में। अच्छा बैंड है इंडिया में, ओके। सो उसके लिए बहुत सारे लॉज़ हैं। उसमें ये है कि अगर दोनों ही कपल में दिक्कत है, हुँ, बिल्कुल ही मतलब फीमेल में भी दिक्कत है, मेल में भी दिक्कत है, तब सरोगेसी के लिए कुछ आईवीएफ सेंटर कर सकते हैं। लेकिन शायद जो डेटा है वो भी यही है कि सरोगेसी इज़ बैंड इन इंडिया, क्योंकि उसका मिसयूज़ बहुत करा है। ओके। मैम एक बात बताइए आप, एक प्रेग्नेंट फीमेल जो कि एक रूरल एरिया में, गाँव में और एक प्रेग्नेंट फीमेल एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्या डिफरेंस होता है उनकी प्रेगनेंसी पीरियड में, दोनों की में? दोनों में काफ़ी डिफ़रेंस है। अब डिपेंड करता है कि एक तो उनका घर में हेल्पिंग हैंड कौन है, वो वर्किंग है या नहीं है, ओके। ठीक है? ऑब्वियसली अगर वो वर्किंग होगी, या वर्किंग तो जो होगी वो मेट्रो सिटीज़ की होगी, हुँ, है ना? गाँव वाली तो नहीं होगी इतनी। हुँ, लेकिन गाँव वाली आपके हाउसहोल्ड वर्क को बहुत ज़्यादा कर रही होगी। कर रही होगी, नहीं कर रही होगी? वो झाड़ू हुँ। भी लगा रही होगी, पोछा भी कर रही होगी, बर्तन भी कर रही होगी। सारा ही कर रही होगी। हो हाँ, सकता है मेट्रो वाली जो है वो वैसे वर्कलोड ले रही हो, स्ट्रेस ले रही हो, है ना? हाँ, ये लेकिन उसको हेल्पिंग हैंड मिला हुआ हो घर में, वो मेड रख रही हो, तो दोनों की प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट ही होगी। ओके। लेकिन प्रेगनेंसी में जो जितना मैं आपको बता दूँ, हुँ, जैसे मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, अपने हिसाब से जो मैं आपको बता सकती हूँ, आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज़। आपको नेगेटिविटी आपके मन में नहीं आनी चाहिए। दूसरा, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको लग हुँ, रहा है नहीं, मेरे से कैरी नहीं हो रहा, या मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं नहीं कर सकती इतना काम, या कोई प्रेशर है, क्योंकि देखो आपने भी गाँव की बात करी, हुँ। तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ होती है, अरे हमने तो इतने काम करे थे अपने ज़माने में, हमने तो 6-6 हाँ। जागत कर दिए थे। चलते खेत में से डिलीवरी कराते थे, खेत हमने का तो काम ऐसा कर दिया करके। था, तुम आजकल की नई बहुएँ हो, तुम तो ये भी नहीं कर रही, वो भी नहीं कर रही, समझ रहे हो? हाँ। तो उसमें ये हो सकता है कि फिर वो अपने हस्बैंड से हेल्प ले, या अपने मदर से हेल्प ले कि हुँ, भई मम्मी मुझे ऐसे-ऐसे दिक्कत हो रही है, ठीक? हुँ, ये तो हुई घरेलू बातें, मतलब सोशल स्टिग्मा जो है, हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे लगता है जो मेट्रो सिटीज़ की है वो उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी। ओके। फैसिलिटीज़ को ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेंगी, उसको हेल्थ केयर सेक्टर जल्दी से मिल जाएगा, हुँ। नियर बाय हॉस्पिटल्स को जल्दी उसको मिलेगा, हेल्प जल्दी मिलेगी। हेल्प जी। जल्दी मिलेगी। हाँ, और ठीक? हाँ, और वो अवेयर भी होगी। ओके। क्वालिफाइड डॉक्टर कौन है, कहाँ जाना है, किसको दिखाना है। आजकल ऑनलाइन टेलीमेडिसिन ऑनलाइन हुँ, कितना ज़्यादा है, हुँ, कॉमन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कितना कॉमन है, तो वो ईज़िली सर्च कर लेगी डॉक्टर को। जो गाँव वाली है, वो उसको दिक्कत आएगी इन चीज़ों में। अब उसकी सासू माँ जब अगर इस तरीके से होंगी, तो वो उसको क्या करेंगे, दाई के पास भी ले जा सकते हैं, हाँ, ये भी है। तो है वो ना? फिर वो दोनों कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी अलग हुई, हाँ, हुई नहीं हुई अलग? हाँ। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो हम पूरे 9 महीने में हम कराते हैं, हुँ, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ज़्यादा प्रोन होगी, अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा प्रोन जो होगी, वो मेट्रो सिटीज़ वाली फीमेल होगी, वो ओके। विलेज वाली फीमेल नहीं होगी। तो ये हम डिफरेंस देखते हैं। सो वो एक बार ही टेस्ट कराएगी, वो 3-3 महीने भी नहीं आएगी। अगर वो चलो मुझे दिखाने भी आ रही है, ठीक है, मेरे पास आता है, बहुत सारा क्लाइंट आता है, रूरल एरियाज़ का भी आता है, हुँ, तो वो क्या करेगी, उसे हमने टेस्ट बोल दिया तो वो नहीं कराएगी, ईज़िली कन्विंस नहीं होगी टेस्ट के लिए। वो ओके, एक बार करा के छोड़ देगी। जैसे हम लोगों को बोला कि आप हीमोग्लोबिन 4 बार कराइए, थायराइड 3 बार कराइए, शुगर की जाँच 5 बार कराइए, पूरे 9 महीने में, ओके। ठीक है? इट्स अ लॉन्ग पीरियड ना। हाँ, सो गाँव की ब्लड प्रेशर आप रेगुलरली नपाइए, तो वो इतना अवेयर नहीं होंगी, जो मुझे लगता है। तो उसकी प्रेगनेंसी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी टू मैनेज। और ऐसा होता है मैम कि मान के चलिए 10 फीमेल्स आपके पास आए गाँव की, सो उसमें से कुछ कितनी फीमेल्स मतलब आपको आपकी काउंसलिंग की वजह से या ज़्यादा टेस्ट लोड की इन्वेस्टिगेशन लोड की वजह से या किसी भी कारण से जो मतलब वो अपार्ट हो जाती हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं चले देखिए, गए? वैसे मैं आपको सच बताऊँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन का बहुत कम कराती हूँ। नहीं मैम आप कराते हो वैसे जैसे मेरा हाँ, कोई पेशेंट अब तक हुँ। इन्वेस्टिगेशंस को लेके तो नहीं गया है कहीं भी। नहीं मतलब ऐसे कि एक पैसे की वजह से या कुछ भी हाँ, ऐसे? लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता सकती हूँ, मेरे पास और दूसरे डॉक्टर्स का पेशेंट आया है ड्यू टू हेवी लोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि मैम वो तो बहुत जाँचें कराती हैं, उनका तो एक पर्चा ही 5-5 हज़ार का है। मैं किस डॉक्टर का नाम नहीं लूँगी, मैम इज़ ओवर प्रिस्क्रिप्शन ओवर क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशंस की बात हाँ, करी ना, तो हाँ, इस तरीके से पेशेंट डाइवर्ट होते हैं ड्यू टू इन्वेस्टिगेशंस। मैम एक बात आप मेरे को बताएँगे प्लीज़ ये मैंने पहले भी एक बार पूछा था एक पॉडकास्ट में सो कि क्या ये सच है कि ओवर प्रिस्क्रिप्शन, ओवर इन्वेस्टिगेशन ओवर एडमिशंस ये अभी भी है? मतलब अच्छा ठीक है, आप ऐसे पूछना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब
जनरली देखिए मैं पूछ मैं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ गायनी से बताऊँ, नहीं रिलेट मैं करना चाह समझ गई ये जो है ये आपने जनरल क्वेश्चन पूछा हाँ, हाँ, हाँ। फ्रॉम ऑल द डॉक्टर्स। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए मैं आपको ये कहूँगी इसमें देखो पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती, जी, ठीक है? ठीक है। हर डॉक्टर का अपना-अपना तरीका होता है। जी, अगर मैं बोलूँ वो डॉक्टर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस कराने में उसे ये लग रहा है कि मैं मरीज़ को सेफ रख सकता हूँ। मेरे मरीज़ में ये जाँच होनी ही चाहिए, ठीक? ओके। तो भाई देखो वो कराएगा। क्योंकि कल को पेशेंट को कुछ भी ऊपर-नीचे होता है तो पेशेंट ऑब्वियसली उसे ब्लेम करेगा, ठीक? वो लिटिगेशन में फँस सकता है। सो मेडिकल ग्राउंड्स मेबी दैट्स अ पार्ट ऑफ डिफेंसिव मेडिसिन? ये हाँ, काउंट कर सकते हैं हम उसको? हाँ, डिफेंसिव मेडिसिन में आप काउंट कर सकते क्योंकि अगर वो नहीं कराएगा सो वायलेंस भी होगा और वो हैं। लॉ में भी और फँसेगा। रिज़ल्ट भी नेगेटिव आ सकता हाँ, ये भी है। है ना? पेशेंट को आराम नहीं मिल सकता, ये है, वो है, सारी चीज़ें। हुँ, तो मैं इसमें ये नहीं कह सकती कि भई डॉक्टर ने इसने ज़्यादा जाँचें कराई हैं, तो इसने ये गलत कराए। हुँ। हम ऐसा नहीं कह सकते किसी भी डॉक्टर को। ओके एंड ओवर ठीक है? ओवर प्रिस्क्रिप्शन? ओवर प्रिस्क्रिप्शन से आप मतलब किस तरीके से समझ रहे हैं कि 500 का पर्चा है 3 दिन चला, इस तरीके से? प्रिस्क्रिप्शन मतलब जैसे मेडिसिन बहुत ज़्यादा ली। मेडिसिन बहुत ज़्यादा थी। जैसे मेरे को वायरल हुआ मैं वायरल में एंटीबायोटिक का ऐसा क्रेज़ चला हुआ है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आया, जो अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस कोई आ गया। रोल नहीं है है एंटीबायोटिक। ना? सो मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवर प्रिस्क्रिप्शन इसको की ज़रूरत नहीं है जिन दवाइयों की, उनको भी देखो दिया इससे जा कहीं रहा न कहीं हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। ये अच्छा आपका क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ। आपका जो आइट्राकोनाज़ोल है ना, एंटी फंगल आइट्राकोनाज़ोल आपने सुना होगा, है। जी, जी। वो विदेशों में लॉकर के अंदर रखा जाता है और ओके। हमारे यहाँ आइट्राकोनाज़ोल एक क्वैक लिखता है। नहीं तो एक छोटी-सी फार्मेसी पे आप समझ रहे जाके हैं आप? ले सकते हैं। हमारे यहाँ टज़ार मेरोपेनम नॉर्मली लगाया जाता है लोगों को। हुँ। हमारे यहाँ सेफ्ट्राइज़ोन से रेजिस्टेंट हो चुकी है हमारी पॉपुलेशन। मैम टाइफाइड का मैं पढ़ रहा था, तो टाइफाइड फ़ीवर के लिए पहले ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्रेक्ज़ोन और एज़िथ्रोमाइसिन थी। हाँ। अब वो सेफ्ट्रेक्ज़ोन से हट के मेरोपेनम पे जा चुकी है। हुँ। सो ये तो सेफ्ट्रेक्ज़ोन से और मेरोपेनम तो पे आप से। देखिए ना कितना रेजिस्टेंट क्रिएट हो रहा है। सो ये उसी वजह से हाँ, ओवर प्रिस्क्रिप्शन से हो रहा है। और जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स और रेज़िडेंट्स हैं, जो नए-नए रेज़िडेंट्स आते हैं या जिनकी न्यू जॉइनिंग है, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही मेडिकल कॉलेजेस में, हुँ, रेज़िडेंट्स को, हुँ, अपने सीनियर्स के द्वारा या अपने प्रोफेशनल्स के द्वारा, हुँ। तो डेफ़िनेटली ये अफ़ेक्ट करेगा हमारी पॉपुलेशन को। मैम उसे पता ही नहीं, वो आया उसने टज़ार डाल दिया। मैम उसने कहा मैडम ने टज़ार उसे लिखा, मैंने टज़ार लिख दिया, मैंने मैरो लिख दिया। उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझने पड़ेंगे। मैम ये तो फार्मा कहीं न कहीं ये डॉक्टर के पार्ट पे फ़ॉल्ट एक मैं मान सकती हूँ। जी, मैम ये फार्मा कंपनीज़ का भी रोल हो सकता है इसमें? नहीं, फार्मा कंपनीज़ का मुझे लगता नहीं है इसमें ऐसा कोई एज़ सच रोल है, वो तो डॉक्टर की अपनी एक विलिंग है ओके। कि वो किस चीज़ से पेशेंट को ठीक कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आफ्टर सिज़ेरियन हुँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ़ सेफ्ट्राइज़ोन 1 ग्राम लगवाती हूँ 12 वाली, वो भी 2 दिन के लिए। उसके बाद मैम नहीं, मैं उसके अलावा और एंटीबायोटिक ही नहीं लगवाती, ओके। सिर्फ़ सेफ्ट्राइज़ोन। सो दैट्स इनफ आई थिंक। उसमें तो नहीं उसके तो बाद ट्रिपल जब एंटीबायोटिक का कोर्स लोग देते हैं, मेरे मेडिकल कॉलेज में भी लोग देते थे। अमीकासिन, हेवी-हेवी पे पहुँच जाते थे, जंटा, टज़ार, वो तो ऑर्गन प्रीवियस 3 है तो टज़ार दे दो, वो तो ऑर्गन पे ऐसा भी कोई तो रोल नहीं। ओवरलोड पड़ेगा ना मैम उनके पे। वो पहले ही एग्ज़ैक्टली। हाँ, डिस्ट्रेस में है, पहले ही पोस्ट ऑप पेशेंट डिस्ट्रेस में है, फिर उनको किडनीज़ पे, जो लिवर पे भी डिपेंड करता है आपकी हाइजीन कंडीशन, पेशेंट किस कंडीशन में था, उसका टीएलसी पहले से रेज़ तो नहीं था, फीवर की हिस्ट्री तो नहीं थी। हुँ, तो वो बहुत सारे फैक्टर भी ऐसे होते हैं कि आपको कैसे एंटीबायोटिक पेशेंट को देना है। ओके। सो मैम अभी जो हम बात कर रहे थे रूरल फीमेल्स की और एक मेट्रोपॉलिटन फीमेल्स की, अगर एक्चुअल में रूरल एरियाज़ में अभी भी वो दिक्कतें हैं, हस्बैंड को लेके या उनकी सास को लेके या किसी चीज़ को भी लेके, उनकी सेक्सुअल हेल्थ को या फीमेल हेल्थ में इतनी दिक्कतें हैं। सो जो हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, क्या वो सिर्फ़ एक शहर के लिए ही है या फिर गाँव में भी एक्चुअली में है? नहीं, नहीं, वो जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो वर्ड आपने बोला है, ये अभी बहुत लैग कर रहा है। कैसे? इंडिया में ये बहुत लैग कर देखो वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हो? एजुकेशन। हुँ, जो मैं अगर आपको एक ब्रॉड टर्म में ये बताऊँगी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो वुमेन एजुकेट होनी चाहिए, ओके। ठीक है? वो कहते हैं ना कि इफ यू एजुकेट अ मैन, हुँ, देन यू एजुकेट अ इंडिविजुअल ओनली, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन, यू आर एजुकेटिंग अ नेशन, ओके। ठीक? दैट्स ट्रू आई एजुकेट करने के बाद वो क्या करेगी? वो अपने लिए जॉब ढूँढेगी, ढूँढेगी जॉब, हुँ, हुँ। जॉब ढूँढने के बाद उसको क्या होगा? वो अब जॉब कर रही है तो वो रात के 12 बजे भी घर के बाहर निकलेगी, 12 बजे अपने ऑफ़िस से भी बाहर आएगी। हुँ। तो क्या उसको सिक्योरिटी है इंडिया में कि वो लेट नाइट जॉब्स कर सके? सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल है। बहुत कम सिटीज़ में होगी शायद। बहुत कम सिटीज़ में होगी। बैंगलोर तो में होगी। अल्टीमेटली वुमेन एम्पावरमेंट हम सिर्फ हेल्थ से नहीं कर सकते, उसका डिस्कशन हमें उसमें एजुकेशन पे भी जाना पड़ेगा, हम कितनी लड़कियों को एजुकेट कर पा रहे हैं और मेनली गाँव में। मुझे लगता है शहर में तो अब ऑलमोस्ट हर माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है? हुँ। लेकिन गाँव में अभी भी लैक है। तो उसको तो कैसे पूरा उसको किया जाएगा? उसको जो मुझे लगता है उसको गवर्नमेंट को उसके लिए भी
ऐसे स्कूल्स बनाने चाहिए। एजुकेशन को जो मुझे लगता है, देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आयुष्मान भारत योजना लेकर आई, वो फ्री हेल्थ सर्विसेज दे रही है। मुझे लगता है उससे पहले एजुकेशन फ्री दो, क्योंकि अगर आप लोगों को एजुकेट कर दोगे ना तो वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और हेल्थ के लिए पैसा भी खर्च करेंगे। अगर मुझे आज फीवर आ जाए, मैं कॉन्शियस हूँ, मुझे पता है फीवर के 50 प्रकार हैं, फीवर से किसी की डेथ भी हो सकती है, आप मानते रहे ये बात 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं इतनी कॉन्शियस हो जाऊंगी, अगर मैं एजुकेट हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मैं आयुष्मान भारत का तो उसका वही नहीं लूंगी सहारा। क्यों? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट का इलाज का सहारा ही नहीं लूंगी। एजुकेशन। तो एजुकेशन इज प्राइम। सबसे अब इसको कैसे सुधारें, अभी आपने पूछा। एक तो आप वहां पे जाते छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स लेकर आइए, ओके ठीक है, या आप प्राथमिक विद्यालयों को अच्छा करिए। ओके। एक तरफ आप ये कह रहे हो देश में कि जॉब्स नहीं है, आप जॉब्स क्रिएट करो ना। अगर आप स्कूल्स बनाओगे, हर गांव में 2 स्कूल, अब हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक मेडिकल कॉलेज लाने की तो बात कर रहे हो, लेकिन आप एक स्कूल लाने की बात क्यों नहीं कर रहे? ओके। ठीक है, और हो सकता है करीबी हो, मैं अनअवेयर हूँ इस चीज़ के लिए, है ना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाती, इतना टाइम नहीं होता है मुझे गवर्नमेंट की चीज़ों का। मैं ये कह रही, गाँव में पहले तो आप स्कूल वो करिए स्थापित, या प्राथमिक विद्यालय है उनकी क्वालिटी इंप्रूव करिए, वहाँ पे टीचर्स अच्छे लाइए, उनको पे अच्छा दीजिए। मैम स्कूल तो है लेकिन उनका इंफ्रा अच्छा हाँ, नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करिए उनका। हाँ करिए। अभी एक मूवी आई थी शायद हिंदी मीडियम करके, उसमें हाँ यही इसी बारे में था। ऐसा ही कुछ था। बहुत अच्छी मूवी थी वो, ओके। ठीक है? आप उन स्कूल्स के इंफ्रा को अच्छा करिए, वहाँ पे बच्चों को सेफ्टी का भी वो करिए पहले, वहाँ पे गार्ड्स रखिए, क्योंकि गाँव की लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाह रहा है आदमी पढ़ने के लिए, ठीक है? वहाँ पे टीचर्स की जॉब क्रिएट करिए, उन टीचर्स को अच्छी सैलरी ये दीजिए। किसका फेलियर है मैम, अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका फेलियर है कि गांव की लड़की बाहर नहीं जा पा रही पढ़ने के लिए? पेरेंट्स का फेलियर है, ये सोसाइटी का फेलियर है, या गवर्नमेंट का फेलियर? इसमें तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है, तीनों ही। पेरेंट्स का कैसे फेलियर है? पेरेंट्स का फेल्योर देखिए ऐसे है, आपको अपनी मेंटालिटी को भी ठीक करना पड़ेगा। पेरेंट्स, अगर मैं बात करूँ ना पेरेंट्स की, तो लोग 9-9 10-10 लड़कियां कर लेते हैं लड़का पैदा कर। अभी आपने पेरेंट्स की बात हाँ करी, ये तो है मैम, ये तो एक्चुअली में है, ठीक है? ये गांव में मैंने है। खुद करा हुआ है 9वीं लड़की पैदा, और उस पेशेंट ने मुझे ये बोला ऑन द ओटी टेबल, उसका ये 4 सिजेरियन था, बाकी उसकी पहले नॉर्मल थी, कि मैं अभी हार नहीं मानूंगी, उसका 9वां बच्चा था। मैं 10वां बच्चा करूंगी। समझिए आप व्हाट डिड यू टेल देम? आपने क्या बोल सकते हो? आप क्या बोलोगे? जो आदमी 10 या 9 बच्चे ऑलरेडी कर चुका, आप उनको क्या एजुकेशन दोगे? इसका क्या कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एजुकेट ही नहीं है, उसे पता ही नहीं करना क्या है, वो अपनी जान से भी खिलवाड़ कर रही है। और सोसाइटी कैसे फेल कर रही है? ठीक, सोसाइटी जैसे रिलेटिव, जब कभी पेरेंट्स जहाँ गलत नहीं है, पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं अपने बारे में भी अगर बताऊं, तो रिलेटिव्स कहते हैं अरे लड़की है क्या करेगा पढ़ा के, शादी में लगा दे इतना पैसा, तो सुना है ना आपने? हाँ तो ये तो हो गई सोसाइटी, हो गई नहीं हो गई? हो गई। और गवर्नमेंट इस चीज़ को कॉम्बैट करे ना, वहाँ पे एजुकेशन के लिए स्कूल लाए, कोचिंग्स लाए, जॉब्स क्रिएट करे, टीचर्स नियुक्त करे। जब हर आदमी एजुकेट होगा, जब हर लड़की एजुकेट होगी, तो वो आगे परिवार भी तो चला रही है। ये भी मैम क्या आपको ये लगता है ये एक स्टिग्मा इसलिए भी बना पेरेंट्स में, जो सोसाइटी और पेरेंट्स को भी अगर हम दोनों में के बारे में बात करें, कि पेरेंट्स इसलिए नहीं भेजना चाहते कि उनके दिमाग में एक डर भी है कि अगर हमने बच्ची बाहर भेजी, सेफ्टी इश्यूज़। सेफ्टी इश्यूज तो है, अगर वो फेल हो गई तो पेरेंट्स को भी सोसाइटी से ज्यादा सुनने को मिलेगा कि बाहर भेजी तो। लेकिन आप सुनने पे तो इतना वो नहीं कर सकते ना, हाँ तुम मतलब सोच के बैठ जाओ ये आप कि और मैं। 4 लोग क्या हाँ कहेंगे, अब ये 4 लोग कुछ कहेंगे उसके चक्कर में आप कुछ करोगे ही नहीं। हाँ तो ये सो तो कोई बेसिकली वो ही नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया ना इस चीज से, तो ये तो सोशल प्रेशर हो गया एक्चुअली में। वुमेन एम्पावरमेंट पे आप कभी भी देखना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, हम्म ठीक है? इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हम्म हर कोई इतनी-इतनी बातें करता है, गवर्नमेंट का बहुत सारा डेटा आ रहा होता है ना? लेकिन जो वुमेन की सेफ्टी की बात अगर मैं करूँ, वो अभी भी इंडिया उसमें लैक है, ठीक हाँ है? सेफ्टी में तो आप बहुत रेप पीछे है केसेस मैम। देख लीजिए, आप पॉक्सो उठा के देख लीजिए, आप डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन लोगों को इंसाफ भी नहीं मिल रहा। आप समझ रहे हो? उन लड़कियों को। तो वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत लैक है इंडिया में। मैम मैं जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप मतलब बता पाएँ कि एक अगर कोई रेप विक्टिम है लड़की, अर्ली एज में या बल्कि किसी भी एज में अगर रेप होता है किसी तरह, सो हाउ डू एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट हाउ डू यू काउंसल देम, मतलब उनका वो ट्रॉमा कैसे निकालते कैसे हाँ, हैं? बहुत ट्रॉमेटिक होता है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ट्रॉमेटिक होता है। वो मतलब कैसे जाएगा कैसे वो एक, मतलब मैं हमेशा से पूछना चाहता था देखो वो कि तो आपका अपना विल पावर है, वो आप कैसे उसको कॉम्बैक करोगे पहली चीज़, और वो जाएगा जब जब उसको जो विक्टिम को, जो विक्टिम था, है ना? वो उसको जो है उसकी जो उसको इंसाफ मिलेगा, वो तो तभी जाएगा। मतलब जिसने उसके साथ जिसका बच्चे के उस साथ रेप करा है ना? या वो जो जो भी पर्सन है, जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक तो सोशल ट्रॉमा में पूरी फैमिली रहती है। मैं जब मैं ये पढ़ रहा था ना, मतलब जब मैं बहुत पहले पढ़ा था,
सो एक्चुअली मुझे पूरा याद नहीं। सो बेसिकली उसमें ये था कि ट्रॉमा जो रेप के टाइम पे हुआ वो अलग ट्रॉमा है। जो रेप के बाद जो लीगल अथॉरिटीज़ और उसमें लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ के टाइम पे जो ट्रॉमा होता है, वो भी एक अलग तरीके का ट्रॉमा होता है। जैसे टू फिंगर टेस्ट शायद अब तो कोर्ट ने बैन कर दिया। तो वो टू फिंगर टेस्ट भी एक बहुत पेनफुल वो था यंग गर्ल्स के लिए, है ना? सो मतलब चलो वो तो हम अगर सरकार की बात करें, गवर्नमेंट की बात मैं तो करें। सिर्फ ये बोलना चाहूंगी इसमें कुछ नहीं है। रेप केस अगर आपको सामने सामने दिख रहा है, देखो मैं ये नहीं कहती, बहुत सारे फेक केसेस भी होते हैं, ठीक है। हम एक तरफ की बात नहीं कर सकते कि भाई एक लड़की का रेप हुआ और हम सामने वाले को एकदम सजा सुना दे रहे हैं, ठीक है। मैं एक तरफ की बात नहीं करूंगी, मैं दोनों पक्ष की बात करूंगी। जुडिशरी तो कहते कि आपके लिए तो बहुत आसान है कहना, हम कैसे करें, क्योंकि उसका भी और परिवार है। एक्चुअल में फॉल्स रेप केस लग भी रहे हैं। लग भी रहे हैं, हाँ, क्योंकि लग भी रहे एक्चुअल में हैं। लग भी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको ना, एक तो देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी आ गए हैं, जैसे पॉक्सो हुँ, है ना, जो चिल्ड्रन ऑफेंसेस के लिए बना हुआ है, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलो ठीक है, तो मैं ये इसमें ये कहना चाहूंगी कि अगर हमें लग रहा है इमीडिएटली कि हाँ भाई ये गुनेगार है, ठीक है, इसने करा है, वो विद इन 10 to 15-20 डेज में अगर रिजल्ट उसका आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड। मतलब मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जुडिशरी है उसे इमीडिएटली फैसला देना चाहिए इस चीज़ में। सो मैम अच्छा चलो ये फेक रेप केस की अब आपने यूएई का सुना होगा, आपने साउथ वो तो अरेबिक कंट्रीज़ का वो तो सुना है, वहाँ तो बहुत इमीडिएट एक्शन है। वो तो शूट ऑन साइट का ऑर्डर है अब उनका आप जो। खुद ये देखो, एक बच्ची का रेप होता है, अभी 2-3 महीने पुरानी ही बात है, यहीं लक्सर के किसी गाँव की। उस बच्ची का रेप हुआ, सबको पता है कि इस आदमी ने करा है। उसको पूरी गाँव की जनता पकड़ के पीट भी रही है और वो मान भी रहा है, तो उसे तो तुरंत आप वहीं पे मर्डर कर दो उसको, क्योंकि वो मान ही रहा है ना मैंने करा है, सेट एन एग्जांपल खत्म बात। सेट एन एग्जांपल। हाँ, हो गया ना? हाँ, और उसको फिर कोर्ट में ले जाओ, ये करो, लिखा-पढ़ी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम। और मेंटल ट्रॉमा तो हो ही गया लड़की को, उसके परिवार को, वो तो हो गया। ठीक? और माँ-बाप तो ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे बच्चे से शादी कौन करेगा, और उसकी वजह से मैम आस-पास के कितने किलोमीटर तक वो चीज़ हो ठीक? गई कि लड़कियों को बाहर भेजना, वो जो बात हुई अभी थोड़ी देर अब आप पहले अभी बिलीव मेरी। नहीं करोगे, उस गाँव की, देखो मुझे एग्ज़ैक्टली नाम नहीं याद है, उस गाँव की जो पार्षद थीं, शी इज़ अ फीमेल, और ओके, उन्होंने बोला ऐसी छोटी-छोटी बातें तो गाँव में होती रहती हैं। ओके, इज़ इट दैट कॉमन? अब आप बिलीव करोगे? एक लेडी ही लेडी के लिए खड़ी नहीं हो रही, तो ये तो पार्षद को छोटी बच्ची थी वो 14 साल की। ये तो स्कूल एजुकेशन की जो हमने बात की तो पार्षद को चाहिए वो एजुकेशन तो, हाँ, दूसरे को तो हम बाद में देंगे। वही एक्चुअल में तो। मैम ये सीरियस इश्यू है, हम बेशक हँस रहे हैं, लेकिन वो पार्षद ने अगर ऐसी बात बोली है, ही इज़ अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो वो तो बहुत बड़ा इशू है ये। मतलब ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट तब आएगा जब हमारे देश के रेप केसेस सॉल्व हो जाएँगे, पॉक्सो किसी पे लगेगा ही नहीं, जब इस तरीके की मेंटालिटी हमारे देश की हो जाएगी। अब तब बात करना वुमेन एम्पावरमेंट की। और लड़कियाँ पढ़ रही होंगी हाँ, 100%। ये सब रिलेट करता है एक-दूसरे से। ये नहीं कि आज मैंने 100 लड़कियों को जॉब दे दी तो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया जी। सिक्योरिटी कहाँ है? और जो उसको कर रहा है ना? उस काम को कर रहा है, गलत काम को, तो उसकी सज़ा क्या है? मैं इमीडिएटली एक बात इसमें मैं एक और कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चेंजेस चाहूँगा। करने हाँ, पड़ेंगे लॉज़ में थोड़े। आपकी बात में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मान के चलिए मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे और फीमेल्स काम कर रही हैं। ये मेरी भी एज़ अ मैन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेफ रहें। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज़ अ मैन भी। मतलब ठीक है गवर्नमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की अलग है, सब ठीक है। एज़ अ मैन जो भी जहाँ पे भी लड़कियाँ काम कर रही हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है ये, ज़्यादा नहीं, बनती है बिल्कुल मेरे सही हिसाब से। बात है। ये तो होना ही चाहिए। अब हम लोग हॉस्पिटल चलाते हैं तो हमारे पास 85 एम्प्लॉइज़ हैं। 85 एम्प्लॉइज़ में से हमारे पास 62 गर्ल्स हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है? तो हमारे यहाँ की एक फीमेल थी, हमारी एक एम्प्लॉयी थी, उसके साथ कुछ हुआ था, मतलब इस तरीके से कुछ मतलब आप समझ रहे हो? तो हमने फिर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। उस पर्सन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेके हमने एफआईआर तक करी थी। हुँ, फिर उस पर्सन ने माफ़ी भी माँगी थी हुँ। और बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। आपको लगता आप सोचो कि मेरे साथ तो क्या हुआ, मुझे क्या मतलब, है ठीक है। इवन वो लड़की ने जॉब भी छोड़ दी थी बाद में, तो मैं तो यही सोच लेती ना, अगर मैं सेल्फिश होती कि ठीक है वो तो जॉब छोड़ के चली गई, मैं क्यों चक्कर में पड़ूँ? वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना आपको चाहिए ना। लगता है पुलिस का या गवर्नमेंट का डर खत्म हो गया है, ये ज़्यादा इसलिए बढ़ भी रहा है? हाँ, डर तो जब लॉज़ ही नहीं है तो डर कहाँ है? वही तो मैं बार-बार बोल रही कि लॉज़ ऐसे होने चाहिए कि उसको तुरंत सज़ा सुनाई जाए। मैं कह तो रही हूँ, पूरा गाँव उस इंसान को मार रहा था, उसको तुरंत मर्डर कर देना चाहिए, फांसी पे लटका दो, कुछ भी करो। करो नहीं करो? नहीं तो मॉब के हवाले कर दो, वो हाँ, तो वही मॉब उसे मार दे, यही करना चाहिए, यही स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं, जैसे अरेबिक कंट्रीज़ में है। वो एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं ना मैम, तब वो डाटा नीचे आता है उनका, है ना? वो हाँ, परसेंटेज तब अभी तो नीचे आता है। रेपिस्ट को डर नहीं है ना, उसे पता है ना कि मेरी तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती रहेंगी, बीसों साल मैं पड़ा रहूँगा। सो मतलब अगर आज के टाइम पे भी ये चीज़ इतनी बढ़ 60 गई है से तो 70 हज़ार पॉक्सो के केसेज़ इंडिया में। 60 नो से 70,000 हाँ, जो कि वो हैं रजिस्टर्ड, ओके, आप अनरजिस्टर्ड तो समझ पता रहे हो? नहीं और कितने हैं। 30,000 जो नॉर्मल रेप केस, ठीक है? जो
नाबालिग के साथ होगा वो तो पॉक्सो हो गया, है ना? और जो 18 से प्लस है, जो मेजर गर्ल का हो रहा है, वो नॉर्मल रेप केस हुआ तो वो 30,000 पेंडिंग ये तो चल रहा है। रजिस्टर्ड बता रहे हो आप। और 2.5 लाख केसेस पेंडिंग है, जिनमें अभी तक कोई फैसले ही नहीं आए। तो वो पाइल-अप होते गए ना, पाइल-अप होते गए, तो आप सोचो ना कहाँ हिसाब हो रहा है, कहाँ क्या मिल रहा है, क्या उनको जस्टिफिकेशन मिल रहा है परिवार को, वो कितने ट्रॉमा से गुज़र रहे होंगे, और सोचो कितना पैसा कोर्ट कचहरी के चक्करों में खत्म हो जाता है। मुझे लगता है जैसे जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि बेसिकली फाइनेंशियली भी ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, हर चीज़ से वो आपको लगता है परिवार जो गुज़र रहा है। लड़की एक रेप विक्टिम लास्ट में इतनी स्ट्रांग हो जाती है, अगर वो पाइल अप होते गए 2, 4, 5 साल, वो खुद से इतनी स्ट्रांग या एक्सेप्टेंस आ जाती वो होगी, तो होना ही पड़ेगा ना, वो उसकी मजबूरी हो गई। क्योंकि अपने को खत्म करना कोई उसका वो नहीं है ना सॉल्यूशन। वो कहते हैं ना, जहाँ परेशानी है वहीं सॉल्यूशन है। अब परेशानी तो सबके जीवन में है, लेकिन सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन जो निकल रहा है वो खुद ही निकालना पड़ रहा है। जुडिशरी से तो फैसला तब आ रहा है जब वो बिल्कुल फैमिली बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। समझ रहे हो कितने दिनों में फैसला आता है। तो ये चेंज करना पड़ेगा, तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर पाएंगे। मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आप आज एक रिप्रेजेंटेटिव पद पे हों, मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर या जो भी पद पे, सो 3 चीज़ें आप ऐसी क्या लागू करेंगे कि ये चीज़ें ऐसे क्या लॉज़ बनाओगे कि ये चीज़ें कम हो या ख़त्म हो जाए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देखो, मैं इसमें 3 चीज़ें अगर आपको बोलूँ, फिर आप बोलोगे कि मैंने कंट्रोवर्शियल बात कर दी। मैं तो एक तो लाऊँगी आपका ये पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूँ। ओके। पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट इन इंडिया, ये इमीडिएट बेसिस पर आना चाहिए, हुँ, जिसको हम लोग फैमिली प्लानिंग एक्ट कहते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, क्यों आना चाहिए? एक तो देखो रिसोर्सेज़ खत्म हो रही है, पॉपुलेशन आपको पता ही कितनी बढ़ रही है। हाँ, 2 करोड़ आदमी हर साल इंडिया में बढ़ रहा है। 1 मिनट के अंदर 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में। हुँ, आप समझ रहे हो? हर 2 सेकंड में 1 बच्चा पैदा हो रहा है। हुँ, तो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन इंडिया की जा रही है। हुँ, मुझे लगता है कि हर चीज़ का जो रिज़ल्ट है, जो रूट कॉज़ है, दैट इज़ पॉपुलेशन। देखो, अब सरकार क्या कहेगी कि मैडम आपने तो बड़ी-बड़ी बातें कर दी, स्कूल खोल दो, ये खोल दो, हेल्थ केयर सर्विस दे दो, जॉब दे दो, हम कहाँ से दें? जनता ही इतनी है। सही तो आप बात है। जनता कंट्रोल करो ना, आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो ना। ठीक है, फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। वो मैं लाना चाहूँगी, क्योंकि उससे रिसोर्सेज़ भी मिलेंगी, उससे जॉब्स भी बढ़ेंगे, हुँ, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ़ इम्प्रूव होगी इंडिया की, ठीक है? जो गाँव हैं, कुछ हम किसी की भी बात करें, विलेजेस की, रूरल एरियाज़ की, हम वहाँ पे हर चीज़ पहुँचा पाएँगे, एजुकेशन भी और हेल्थ भी। क्योंकि पॉपुलेशन कैटर करने के लिए कम है, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से कर पाओगे हर चीज़ को यूज़, ओके, ठीक सेकंड? है? दूसरा मैं अगर बोलूँगी, दूसरा गवर्नमेंट से जो मेरा स्ट्रिक्ट लॉज़ अगेंस्ट रेपिस्ट, ठीक है? जो मैं हुँ, अभी बात ही कर रही थी हुँ, आपसे। हुँ, हुँ, कभी किसी ने किसी का कोई मर्डर कर दिया, ठीक है? एक वायलेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस राइट्स बहुत इंडिया में है। इंडिया में वायलेंस बहुत ज़्यादा है, और डॉक्टर्स को लेके तो ख़ैर है ही है। तो इनको मैं यही कहना चाहूँगी, आप स्ट्रिक्ट लॉज़ ऐसे बनाओ, तुरंत उनको वहीं के वहीं विदिन 1 टू 2 आवर उनको सज़ाओ। अगेंस्ट रेपिस्ट, अगेंस्ट मर्डरर्स, अगेंस्ट जो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, रिलीजियस राइट्स करते हैं, हुँ, देश में जो खराब माहौल पैदा कर रहे हैं जो लोग, हुँ, ठीक हुँ, है? इनको इमीडिएट आप इनके लिए लॉज़ बनाइए, या तो इनकी जो भी सज़ा आपको देनी है, देखो कहीं पर सजाए मौत भी दी जाएगी, कहीं पर उम्र कैद भी दी जाएगी। मैं ये नहीं कह हाँ, रही वो कि डिपेंड सबको, करेगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन, इंटेंसिटी ऑफ क्राइम पे। इंटेंसिटी ऑफ क्राइम पे, यस, हाँ, वेरी गुड। ठीक है। ठीक, दूसरा। तीसरा मैं अगर बोलूँगी, एजुकेट एवरीवन, वही मेरा एजुकेशन वाला जो मुद्दा है, क्योंकि एजुकेशन से सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। हुँ, ये 3 चीज़ें मैं करूँगी। मैं टीचर्स बनाऊँगी, मैं हर जगह टीचर्स को वो करूँगी, प्रमोट करूँगी, एजुकेशन को प्रमोट करूँगी। जॉब इक्वालिटी होनी चाहिए। अब टीचर, प्राथमिक विद्यालय वाले को अगर उतना पैसा ही नहीं मिलेगा, तो वो मन से काम कैसे, समझ रहे हो? हुँ, आप ये बात मानते हो कि हमारे देश में एक ही स्पोर्ट्स को कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा हाँ, है? क्रिकेट को, करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं। उसके अलावा किसी पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो इंडिया में हो क्या रहा है? जो रिच है वो रिच होता जा रहा है, जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है, मिडल क्लास जो है वो पिस रहा है, टैक्स दे रहा है। हम लोग तो टैक्स ही दे रहे हैं ना। वी आर द फ आपको इक्वालिटी लानी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी। कुछ समय के लिए देखो, इंडिया को फैमिली प्लानिंग एक्ट लाना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें ज़रूरी आज नियंत्रण के टाइम होंगी। पे वो ज़रूरी है मैम। हाँ, एक्चुअली में अगर हम पब्लिक अवेयरनेस करिए, एजुकेट करिए, बेटा-बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, सब बराबर हैं। आप देखो ना, बेटियाँ कहाँ-कहाँ नहीं हैं आज, बेटियाँ आपकी नेवी में, आर्मी में, एजुकेशन में, साइंटिस्ट हैं, आपकी एडवोकेट हैं, लॉ में हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, हर चीज़ में तो बेटियाँ ही हैं। अगर हम अपनी अगली जनरेशन को एक्चुअली में एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, पीसफुल एक प्लेटफ़ॉर्म देना चाहते हैं हर एग्ज़ैक्टली, चीज़ के लिए, तो ये बेटियों को आगे करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ, हाँ। उनको बराबर में रखना पड़ेगा। क्योंकि बेटी एक परिवार को एजुकेट करती है, हाँ, फिर वो अपने बच्चों को, अपने सब लोगों को एजुकेट करके आई थिंक मेन्स आर सेल्फिश आई रियली बिलीव दैट अकॉर्डिंग टू ऐसा नहीं है, वही एवरीथिंग 5 कुछ उँगलियाँ सेम नहीं है। हाँ, वो भी है। सो मैम एक और मैं बात पूछना चाहूँगा, ये तो
चीज़ अलग हो गई। व्हाट आर द कॉमन कंप्लेंट्स ऑफ मोस्टली फीमेल्स? आपके पास आती होंगी फीमेल्स जो कॉमन मेरे कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स ऑफ मोस्टली फीमेल्स अबाउट देयर पार्टनर्स रिलेटेड टू इंटीमेसी, इमोशनल सपोर्ट। नहीं, इस तरीके की तो वैसे चीज़ें नहीं होती हैं, बिकॉज़ हम लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ पे हम लोग वो भी नहीं करते हैं, तो पेशेंट इस तरह की कंप्लेन तो नहीं करता है। काउंसलिंग के लिए आते हैं मैम पेशेंट आपके पास? फीमेल्स नहीं, 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 वो साइकोलॉजी का हमारा एक अलग से डिपार्टमेंट है, तो वो हम उन पेशेंट्स को वहीं पे बोलते हैं। ओके। सो अच्छा, एक और मैं ये पूछना चाहूँगा मैम कि कंप्लेंट की अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे इन्फर्टिलिटी कपल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो इन्फर्टिलिटी कपल्स होते हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इश्यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़, उनमें ज़्यादा रहते हैं। तो उनको कैसे क्योंकि उनको अल्टीमेटली बच्चा चाहिए, अपना खून चाहिए, और हाँ। वो परेशान हैं, डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है। और सेक्सुअली कंपैटिबल इनकम्पैटिबल कपल्स अगर हैं, सो उनका कैसे रहता है? मतलब वो कहाँ अप्रोच करते हैं? वो गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं? वो साइकोलॉजी का है सारा जो वो केस। उधर अप्रोच करते हैं? हाँ। अच्छा, आपके पास मतलब आते ही नहीं है या फिर मतलब नहीं, बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर, 1000 में से कोई 1 ओपीडी। बस ये हाँ, रेयर आते हैं। ओके। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ता है मैम? नहीं, हॉर्मोन्स तो नॉर्मल है, वही सबको बनेंगे। वो आपको गायने मेंटली, आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने वीक हो, वो हाँ, उस पे डिपेंड करता है। ओके मैम। और अगर हम अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे तो हार्मोन गड़बड़ है और मैं लड़ ली और मैं चिल्ला रही आज, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, मेरे पीरियड्स आ रखे हैं तो मैं लड़ रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ। नहीं, नहीं, वो आपको अपने पे थोड़ा-सा वो करना पड़ेगा। कंट्रोल रखना हाँ, पड़ेगा। अच्छा, उस टाइम पे एक्चुअली में होता है चिड़चिड़ापन और ये मतलब होता तो है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं। सो उनको कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं? कैसे टैकल कैसे करना होता है उस टाइम पे? वो शॉर्ट पीरियड ऑफ मेडिटेशन टाइम ही होता है ना? मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यही सारी चीज़ें आपको उसमें करनी है। अच्छा और मैम। इन्फर्टिलिटी की आपने जो शुरू में बात करी थी, वो उसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर लोग हमें सुन रहे होंगे, कि पीसीओडी भी आजकल बहुत कॉमन है, इन्फर्टिलिटी, ओके, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो ये ओके। भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो पहले नहीं होता था, ये अभी 15-20 साल से लोगों में आया है। मैम एक चीज़ मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी कि व्हाइट डिस्चार्ज बहुत कॉमन हो गया है बिफोर प्यूबर्टी आल्सो। सो इज़ इट कॉमन? मतलब नहीं, इज़ नहीं, इट व्हाइट ट्रू? डिस्चार्ज आना वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है। व्हाइट डिस्चार्ज को लेके बहुत ज़्यादा मिथ हैं लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाइट डिस्चार्ज जो आ रहा है, दैट इज़ प्रोटेक्टिव फॉर अस, दैट इज़ गुड। दैट इज़ गुड फॉर सो अस। व्हाई इज़ इट मार्केटेड एज़ बैड? नहीं, नहीं, अब वो तो बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देता है। अगर उस बच्ची को कोई पेशाब में जलन नहीं है, उसे कोई पेट में दर्द नहीं है, या उसे कोई फ़ीवर नहीं है, तो वो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है व्हाइट डिस्चार्ज में, वो तो नॉर्मल है। हाँ। लेकिन अगर वो उसे इरिटेट कर रहा है, बार-बार उसे दिक्कत हो रही है, फ़ीवर है, या फिर उसे बर्निंग यूरिनेशन है, वो अनईज़ीनेस उसे फ़ील हो रहा है, तब उसका हम टेस्ट कराएँगे, वो उस व्हाइट डिस्चार्ज का। वो इन्फेक्शन वगैरह का हाँ, वो हो इन्फेक्शन सकता का हम उसके लिए यूरिन कल्चर कराएँगे। है? हुँ। या अगर उसका डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, तो वहाँ से हम स्वैब स्टिक से ले लेंगे, तो हम जाँच करेंगे उसमें क्या बैक्टीरिया निकल रहा है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। हर व्हाइट डिस्चार्ज अनहेल्दी नहीं होता। ओके मैम। मैम मेरे पास किसी ने एक क्वेश्चन भेजा था अनमैरिड अबॉर्शन की हाउ टू डील विद इट? अगर कोई अनमैरिड लड़की है और वो कॉलेज में है या कहीं भी है और वो देखो, मैं प्रेग्नेंट हो इसमें जाती आपको है बताऊँ अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको इसमें बताऊँ, इसमें हाउ टू बहुत डील बड़ा विद इट? सोशल स्टिग्मा है। एक तो वो अनमैरिड है, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है? हाँ, अब इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं, इसमें कुछ एमटीपी एक्ट के लॉज़ हैं, ओके। ठीक है? आप अनमैरिड फीमेल का अबॉर्शन, पहली बात तो ये हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए। इज़ इट लीगल अबॉर्शन में हाँ, इट इज़ लीगल, लेकिन ओके। वो गवर्नमेंट ग्राउंड्स पे ही होगा, अच्छा, कैसे ठीक है? होगा? मतलब प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं करेगा उसको। ओके, ठीक है? प्राइवेट प्रैक्टिशनर अगर करता है, लेकिन उसकी प्रॉपर एक एफआईआर, प्रॉपर पीआई, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आप 2 लोग उसे मिलके करोगे, 2 गायनेकोलॉजिस्ट ओपिनियन उसमें चाहिए, तभी आप उसे प्राइवेट प्रैक्टिस में करेंगे। अगर मान के चलिए मैम एक 20, 21, 22 साल की लड़की है, वो प्रेग्नेंट हो गई, अनमैरिड है, सो अगर वो गायनेक गायनेक के पास जाती है, सो उनको साथ में क्या-क्या चाहिए? उनके पेरेंट्स भी चाहिए? हाँ, बिल्कुल पेरेंट्स चाहिए। या वो माइनर अपने मतलब किसी को भी एज़ अ नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेके नहीं, आ सकती माइनर है? अगर गर्ल है तो पेरेंट्स की कंसेंट ही चाहिए होगी। फीमेल की कोई कंसेंट नहीं ली जाएगी, और पेरेंट्स की चाहिए। 21 से ऊपर है तो? वो अपनी कंसेंट दे सकती है, वो खुद की कंसेंट पे वो अबॉर्शन करा दे सकती है। सकती है। सो दैट इज़ लीगल। हाँ, ओके। हुँ। और जो ये मैम अनवांटेड प्रेगनेंसी है ना? हाँ, अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई ना वो तो, हाँ। अनमैरिड फीमेल को। सो ये जो एमटीपी किट्स और ये सब मतलब ईज़िली भी तो मिलती है मैम आज के टाइम पे भी। सो देखो, वो तो एमटीपी आपके किट लिए तो का ना, चैलेंज ही बन जाता होगा मैम। हाँ, एमटीपी किट का जो मसला है, मैं अगर आपको बताऊँ तो एमटीपी किट से तो ना बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। एमटीपी किट्स। हाँ, ओके। क्यों है? क्योंकि एमटीपी किट ना बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गई है मार्केट। आप मेडिकल स्टोर जाओगे, तुरंत किसी लोगे, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो लोग दे दें। उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती डॉक्टर के पर्चे की, या डॉक्टर उसमें लिखित में दे। और उनको मॉनिटर कौन कर रहा है मेडिकल फिर? स्टोर पे उनको गए, कोई कोई मॉनि मॉनिटर नहीं है, उनका कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, ठीक है? हुँ, जैसे मैं आपको बताऊँ, पीसीपीएनडीटी लॉ आया है ना फीमेल फिटिसाइड को लेके, कि अगर पेट में पल रहा बच्चा बेटी है, हुँ।
तो उसके लिए अगर आप उसे गिराते हो तो तुरंत पीसीपीएनडीटी एक्ट है, उसके लिए एक्टिव हो जाता है ओके अगर उन्हें पता लगता है तो ऑफिशियल, ठीक है। उसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजाएं हैं। मुझे लगता है इस एमटीपी किट के लिए भी तुरंत एक ऐसा एक्ट आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं होता क्या, पेशेंट गया, पेशेंट क्या सोच रहा है मैं 500-600 रुपए डॉक्टर के बचा लूं, कौन अल्ट्रासाउंड कराएगा, या तो उसे तो कोई फाइनेंशियल इशू है ना, फाइनेंशियल इशू ही होगा तभी वो डॉक्टर के पास नहीं आ रहा है। मैम वो किट ले लेता है 400-500 की, खा लेता है, घर में उसे इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है, इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि वो 1 या 2 ग्राम रह जाता है, और अगर वो प्रीवियस सिजेरियन है तो उसके टाँके ही फट जाते हैं, ओके समझ रहे हो? और वो हाइपोवोलेमिक शॉक जिसमें जिसका बीपी नहीं आ रहा, पल्स ही नहीं आ रही, और वो ऐसी स्टेट में हम लोगों के पास। नहीं, अगर गवर्नमेंट एक कफ सिरप बैन कर सकती है, अभी रिसेंट में कफ हाँ, तो सिरप बैन एम्प्लीफिकेट कर, बैन होना चाहिए तो बिल्कुल, ये इमीडिएटली। तो ये अगर कफ सिरप से ज़्यादा ही खतरनाक है ये, हाँ, मोर डेंजरस। तो व्हाई इज़ इट ईज़िली अवेलेबल? बिकॉज़ जो प्रीवियस सिज़ेरियंस के केसेज़ हैं ना, वो तो हमेशा आपके अंडर मॉनिटरिंग ही होना चाहिए। उनका टर्मिनेशन अंडर मॉनिटरिंग ही होना चाहिए। ओके, डॉक्टर की मॉनिटरिंग। आप ऐसे नहीं किट ले सकते, और विदाउट स्कैन तो लेना ही नहीं है। पहले अल्ट्रासाउंड इज़ मैंडेटरी, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है ना। हो सकता है बच्चा ट्यूब में हो, बच्चेदानी में होए ना बच्चा। फिर तो शायद बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता होगा। हाँ, बच्चा ट्यूब में हो, आपका स्कार फट जाए तो क्या करोगे? फिर आप ओटी लैंड करोगे, ओके, सो ठीक है ना? दैट्स तो एमटीपी फेटल, किट तो नहीं, बिल्कुल अलाउड होना चाहिए दैट्स ओवर द फेटल। काउंटर। स्ट्रिक्ट लॉज इमीडिएटली ड्रग इंस्पेक्टर से बनने चाहिए इसको लेके, क्योंकि इससे पेशेंट की जान जाती हुई मैंने देखी है। सोचो आप, छोटी सी किट है, वो जान भी ले सकती। सो मैम एक और मैं पूछना चाहूँगा, आजकल मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले 6 से 7 दिन की थी, 6 से 8 दिन की साइकिल होती थी। आजकल कुछ, मैं जब पढ़ रहा था आपसे बात करने के लिए रिसर्च कर रहा था, तो उसमें ऐसा था कि वो उसका स्पैन कम हो गया, 3 से हाँ, 4 दिन, स्पेन इसका कम हो गया 3 से 4 दिन, और कुछ लोगों को तो 1 से 2 दिन ही आता है, 1 से और 2 इवन दिन। 6-6 महीने में सिर्फ 1 ही बार इज़ इट आता है। हेल्दी? 1 से नहीं, 2 दिन? इज़ इट नॉट हेल्दी, दिस इज़ नॉट हेल्दी। ये पीसीओडी की पिक्चर इसमें जनरली देखी जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओके। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिसऑर्डर है। और मैम जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं, देखो वो स्ट्रेस में 3 तो से होती 4 हैं। दिन मेंसेस आना है तो ठीक है, हम उसे कुछ हद तक नॉर्मल मान सकते हैं, ओके, ठीक है। ओके। 21 दिन में पीरियड आना या 35 डेज़ में पीरियड आना, ये नॉर्मल है। और मेंस्ट्रुअल पेन में कब हमें डॉक्टर को सीक करना चाहिए? कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर वो पेन आपको 2 से 3 दिन, मतलब मोर देन 48 आवर्स सीवियर डिस्मेनोरिया हो रहा है, मतलब जिसको हम कहते हैं सीवियर पेन, हुँ, ठीक है? वो आपको उस पेन के लिए मेडिसिन्स लेनी पड़ रही हैं, इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, और आपका रूटीन वर्क हैम्पर हो रहा है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे, आप जॉब पे नहीं जा पा रहे, तो आप डॉक्टर को सीक करिए, क्योंकि हो सकता है आपके अल्ट्रासाउंड में कुछ भी ओवेरियन सिस्ट वगैरह निकल सकती है। ओके। हाँ, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट्स अ प्रॉब्लम। नहीं तो, और मैम ये जो जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे नॉर्मल पेन के लिए भी, ये तो हो गया सीवियर पेन के लिए बता दिया आपने, 2 से 3 दिन अगर रहता है। नॉर्मल पेन के हाँ, लिए अगर भी? 1 दिन का पेन है तो आप हॉट वाटर बॉटल, हॉट फर्मेंटेशन, घरेलू नुस्खे जो होते हैं, आप इसमें एक मेफ्टल स्पास जो है वो सेफ होती है, वो आप गोली खा सकते। ओके। हाँ, अच्छा, ठीक है मैम, ये वो हमारी, इतना इश्यू नहीं है 1-2 दिन का। सो ये हमारी गायनी की बात होगी। मैम एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम पे मेडिकोज़ के लिए स्पेशली, जो यंग बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, इन 2026 इज़ एमबीबीएस वर्थ इट? देखो एमबीबीएस जो है ना, अगर देखो एमबीबीएस के ना 4-5 चीज़ें हैं। अगर आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है? आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक? तो यू हैव टू गो फॉर एमबीबीएस। वैसे एक ही रिवार्डिंग प्रोफेशन है। नीट का पेपर लीक हो गया, विल पावर तो वहीं टूट गई, हर साल होता है, ऐसा नहीं पहली हाँ, बार हो तो रहा वो गवर्नमेंट का फेल्योर है उसमें, गवर्नमेंट का बिल्कुल फेल्योर मैं मानती हूँ, क्योंकि देखिए नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि 2-2 साल से, अब देखो उन्हें कितना सेटबैक मिला होगा, कितना सोशल ट्रॉमा उन्होंने झेला, क्योंकि वो उम्मीद में है, और जो बच्चे वाक़ई में अच्छा कर आए होंगे, है। जिन्होंने पेपर भी लीक नहीं करा होगा, देखो उनका साल खराब हो गया नहीं हो गया? उनका टाइम खराब हो गया। हुँ, और डॉक्टर प्रोफ़ेशन ऑलरेडी इतनी एक लंबी प्रोफ़ेशन है, इतनी इसमें लंबी पढ़ाई है, लॉन्ग आवर्स इसमें ड्यूरेशन के हैं, कि एक-एक दिन हम लोगों के लिए वैल्यू करता हुँ, है ना? देखो मैं इसमें आपको बता दूँ, अगर आप मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो आप इस प्रोफ़ेशन के लिए जाओ। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। हुँ, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप किसी से बात करना पसंद नहीं हुँ, करते, ठीक है? हुँ, या आपको बहुत रिलैक्स दुनिया चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए अपनी लाइफ़ में, हुँ। आप अपनी पर्सनल लाइफ़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, फैमिली लाइफ़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप एमबीबीएस मत चुनो। ओके। अगर आप हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अपने जीवन में, मेरे 10 से 12 क्योंकि साल, आपको फिर डेडिकेटेडली पेशेंट्स को देने हैं। 10 से 12 साल तो लग जाएँगे मैम पढ़ाई प्रॉपर। इतना ज़्यादा, हुँ, इतने ज़्यादा पढ़ाई, उसके बाद इसमें बीच में इतने फेजेज़ आते हैं, स्ट्रेस होता है, आपको मेंटल ओवर वीकनेस, एग्ज़ॉशन डॉक्टर्स में सबसे ज़्यादा है मैम, एक्सर्शन, कि लॉन्ग 36-36 आवर्स, घंटे हाँ, आप हाँ। जग रहे हो, लॉन्ग आवर्स स्टडीज़, है ना? इवन जब आप रेज़िडेंसी में जाते हो, आप रेज़िडेंसी की हालत देखो, वहाँ के वॉशरूम्स तक ठीक नहीं है, वहाँ पे रहने, सोने की जगह उन बच्चों को नहीं मिल रही है। मैम जो ऐसा, लोग मतलब क्वालीफाई कर के डॉक्टर्स जा रहे हैं,
आप उनकी स्थिति अगर आप जाके देखोगे, मैम ऐसा बोलते हैं कि रेजिडेंट्स जो होते हैं, जो आरएमओज होते हैं या हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, दे आर द बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल, क्योंकि वो पूरी रात रात पूरे दिन दिन ऐसे लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करते हैं और दे आर द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड हाँ, पर्सन, अनडिरेक्टेड प्रोफेशन है ये, बिल्कुल सही बात है, लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड है ना? वही मैंने अभी आपको बताया कि आप एक प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, एक प्रोफेशन की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। तो इसको कहते हैं जॉब इनइक्वालिटी। आपको इसके ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, ओके। ठीक है? या तो आप नंबर ऑफ डॉक्टर्स वहाँ पे बढ़ाओ, उनके वर्किंग आवर्स को कम करो। मैम आपको लगता है मॉनिटर करने वाला है कोई एक्चुअली में डॉक्टर्स को इतना? सब कुछ हो सकता है, क्योंकि कोविड के आईएमए को बहुत स्ट्रांगली मैम आगे आना पड़ेगा, मैम सब कुछ हो सकता है। आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि डॉक्टर्स ने एक फ्रंट लाइन पे काम किया, जैसे आर्मी करती है, जैसे पुलिस ने किया, डॉक्टर्स ने भी उतना ही किया। सो उनको उतना मिला क्या, मतलब है कि उनको पर्क्स उतने मिले, उनको उतना देखो रिकॉग्नाइजेबल मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन आया है इस प्रोफेशन में। कैसे? ट्रांजिशन किस-किस कारण से आया है, देखो 40 साल पहले एक डॉक्टर भगवान कहा जाता था, ठीक है? मेरे फादर खुद डॉक्टर हैं, वो मेरे आइडल भी हैं। तो मेरे फादर अकेले एक सर्जन जब बनकर आए थे, मेरे फादर जनरल सर्जन हैं, तो वो 400 गाँव में एक अकेले जनरल सर्जन थे, ओके। ठीक है? तो सब पूरे गाँव में हल्ला मच गया, भाई एक सर्जन आया और ये है, वो है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये सब। मस्ट बी। बहुत नाम हो गया, उनके लोग पैर छूते हैं, आज भी उनके लोग पैर छूते हैं, हाथ हम्म जोड़ते हैं, हम्म ठीक? अब धीरे-धीरे ट्रांजिशन क्या है, जैसे-जैसे पॉपुलेशन बस्ट हुई है, हम्म धीरे-धीरे नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी आए हैं। आपने देखा होगा एमबीबीएस की बहुत ज़्यादा सीट है। हमारे टाइम पे कॉम्पिटिशन कितना हार्ड होता था, हम्म ठीक है? अब उतने ही ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए, उतने ही ज़्यादा डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। हम्म पहले क्या था, 1 अनार 100 बीमार, हम्म ठीक है? अब अब उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया ना? हाँ, तो वो वैल्यू गिर गई एक तरीके से। कहते हैं ना, अब डॉक्टर्स भी खड़े हैं यार, जॉब के लिए खड़े हैं, इंजीनियर्स की तरह खड़े हैं, इंजीनियर वाली डिग्री कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे देश का, क्योंकि जो लोग लाइफ और डेथ से डील करते हैं, उसमें आप इस तरीके की चीज़ें मत करो। हम्म क्योंकि डॉक्टर को किससे डील करना है? लाइफ और डेथ से। आप एक लाइफ को ठीक कर रहे हो, आप किसी की लाइफ बचा रहे हो। तो इसमें कॉम्पिटिशन उतना ही हार्ड होना चाहिए था। इसकी सीट्स एक लिमिट तक ही बढ़ानी चाहिए थी। इसकी सीट्स को इतना इंक्रीज नहीं करना चाहिए। उन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं, उनको टीचर नहीं, फैकल्टी नहीं, उनके पास इंफ्रा नहीं। मैंने आपको बताया कैडेवर तक नहीं है डिसेक्शन करने के लिए। उन कॉलेज में पेशेंट तक नहीं, उनको ट्रीट करने के लिए। आप समझ रहे हो? क्या तो जब आप किसी की क्वांटिटी इतनी बढ़ा दोगे, तो क्वालिटी कैसे रह जाएगी? फिर आप ये कहते हो, आप कमेंट्स देखोगे कभी सोशल मीडिया पे, जब भी कोई पोस्ट डलती है, नेगेटिव पोस्ट डलती है डॉक्टर्स के लिए, आप वहाँ पे कमेंट देखना लोगों के मैम ये देखो मैं तो कि सर्विस अरे में वो होगा -40 परसेंटाइल वाला डॉक्टर होगा ये। तो आपने परसेंटाइल इतना गिरा दिया, सीट इतनी बढ़ा दी, तो कैसे वो होगा रिवार्डिंग, बताइए आप? मैम आप इसको क्या मानते हो, इस प्रोफेशन को अब वही है, जो सेवा? पैशनेट है बेचारा, जिस बच्चे को लग रहा है भी मुझे तो देखो, पैशनेट का मतलब ये है कि आप अगर ह्यूमैनिटी के नाते काम करना चाहते, मतलब आप बहुत सोशल हो, आप, हम्म क्योंकि सारी की सारी ह्यूमैनिटी सिर्फ एक डॉक्टर से ही उम्मीद करी जाती है। ये बात आप मानते हो? हम्म ह्यूमैनिटी सिर्फ एक डॉक्टर करेगा। तो मैं यही पूछ रहा था कि क्या आप इसको कैसे देखते हो, सेवा देखते हो, सर्विस देखते हो? देखो इसमें दोनों चीज़, देखो सर्विस तो इसको मानना ही पड़ेगा पहला। प्रोफेशन है। सेवा भी है, सर्विस भी है। सर्विस पहले है। देखो मेरे पास 10 मरीज़ आए, अब मैं अपना सब कुछ छोड़ के, अपने बाल-बच्चे, घर-परिवार, मैंने टाइम से खाना नहीं खाना, कुछ नहीं करना, मैं पेशेंट देखती। मेरे पास 10 पेशेंट आते हैं, हम्म अब मैं 10 में से 10 को फ्री देखूँगी, हम्म तो मैं कैसे अपना घर चलाऊँगी? नहीं चला पाओ। नहीं चला पाऊँगी ना। या अगर मान लो मैं किसी अस्पताल की ओनर हूँ, ठीक है? तो मैं अपना अस्पताल कैसे रन करूँगी? मैं इतने एम्प्लॉइज़ की सैलरी कैसे दूँगी? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे दूँगी? लेकिन पब्लिक तो गवर्नमेंट की एनओसीज़ के पैसे कैसे भरूँगी? लेकिन पब्लिक तो एक्सपेक्ट ये करती है डॉक्टर से। एक्सपेक्ट कर रही है ना पब्लिक। हम्म अब एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी होती है। एक्सपेक्टेशन आप कब तक पूरी करते रहोगे? अच्छा, अब ये तो रही ये वाली बात। अब रही ह्यूमैनिटी की बात। हम्म तो 10 में से मैं 9 मरीज़ की ओपीडी कटवा सकती हूँ या 8 मरीज़ की। लेकिन हाँ, 1 2 मरीज़ मेरे पास गरीब आ रहे हैं, तो मैं उनको फ्री में भी देख सकती हूँ। उसमें कोई बुराई नहीं है और हम करते भी हैं। इवन हम ऑपरेशंस भी कई लोगों के फ्री में भी करते हैं। सो बेसिकली एम्पैथी होनी चाहिए, लेकिन है ये सर्विस। हाँ, देखो सर्विस तो आपको रखना ही पड़ेगा ऐसे तो। और सबसे बड़ी बात है यार, आप ये देखिए, आपने जो पढ़ाई करी है, क्या फाइनेंशियल बर्डन आपके पेरेंट्स ने नहीं झेला? मैम चलो देखो, मैं गवर्नमेंट के बच्चों की बात नहीं कर रही, जो टॉप मोस्ट रैंकर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। एमबीबीएस की सीट कितनी है अब? 1,20,000, 1,30 सीट है, मैं बताता हूँ मैम, 25 लाख बच्चा बैठ रहा है। 23 लाख बच्चे बैठते हैं, हाँ, 1 लाख सीट हैं, और 22 लाख या 23 लाख में से 1 लाख सीट हैं सेलेक्ट हो गए, मान के चलते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सारी मिला के मान के चलते हैं। उसके बाद 7 साल एमबीबीएस कर ली, उसके बाद सैलरी मैम 60,000 50,000। आप ये गवर्नमेंट की लगा लो चाहे प्राइवेट की लगा लो। वही तो मैं कह रही हूँ, अनडिरेटेड प्रोफेशन है। इसीलिए मैंने पूछा इज इट वर्थ इट? वर्थ इट, मैंने आपको वही चीज़ बार-बार बताई। देखो गवर्नमेंट का जो बच्चा जा रहा है, जो गवर्नमेंट का बच्चा पढ़, देखो वर्थ तो आपकी कभी नहीं निकलनी, कभी भी नहीं निकलनी, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्राइवेट का हो। क्योंकि जो 12 साल पढ़ाई करके दिन और रात हम्म आपने जो सब कुछ त्याग दिया, हम्म
इवन हम लोग अपने फेस्टिवल्स, अपने घर के फंक्शन, हम लोग कुछ भी अटेंड नहीं करते 24/7 जॉब है तुम्हें। 24/7। ठीक है, आप ये देखिए कि ह्यूमैनिटी, मैंने आपको वही बोला, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल हो, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर हो, ठीक है, तो आप इस प्रोफेशन को चुनो, आप पैशनेट हो तब चुनो, हम्म ठीक है? हम्म और हर कदम पर आपको झेलने की क्षमता हो। एमबीबीएस तो चलो मैं वाइवा की बात कर लूँ, मैं रैगिंग की बात कर लूँ, सीनियर्स की बात कर लूँ, पढ़ाई के बर्डन की बात कर लूँ। एमडी एमडी में क्या होता है? एमडी में जो रेज़िडेंसी है वो कितनी मुश्किल है। 72 घंटे जगना पड़ता है। आपकी हेल्थ खराब, हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। आप ये देखो ना, मैं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स हैं एएमयू में। तो वो मुझे ये बताते थे, यार सुचित्रा, मतलब जो लोग टॉप रैंकर्स थे, ठीक है? वो ये कहते थे, यार हमें तो नींद ही नहीं आती जब एग्जाम होता है, इनसोम्निया, और एग्जाम के बाद ना हम लोग एल्प्रेक्स खा खा के सोते। आप बिलीव करोगे, दे आर एडिक्टेड टू एल्प्रेक्स, क्लोनाज़ेपाम। ये मेरे दोस्त हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ओके। ठीक है? वो, उनको इतना ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट, तो मेंटल ट्रॉमा, ये स्टडी कम्युनिटी बर्डन। तो ये कम्युनिटी अपने बारे में क्यों नहीं बोल रही मेरा? अगर एक्चुअली में ऐसा है बोलना चाहिए, बताना चाहिए। तो ये तो कोई नहीं बोल रहा। आप देखो ना, उनकी उनकी सैलरीज, पेमेंट्स कितनी कम है। एक इंटर्न को आप 10,000 12,000 एक इंटर्न को दे रहे मैम हो। राजस्थान में अभी वैकेंसी निकली थी एमओ की, उसमें 27,000 गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली, 27,000 रुपये पे थी उसकी, 27,000 रुपये। वही और तो, इसको नोबल प्रोफेशन का नाम दे दिया। नोबल कुछ नहीं है, वो बस ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी सब कुछ आपसे ही उम्मीद करनी है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी में भी आपने सब कुछ कर दिया और पेशेंट को कुछ हो गया, तो वो सीधे 400 लोगों की भीड़ लाएगा और आपको अटैक कर देगा। वो कभी नहीं सोचेगा। मैं आपको बताती हूँ, एक बार मेरे साथ एक किस्सा हुआ था 5-6 साल पहले, एक पेशेंट की मॉर्टेलिटी हुई थी। वो पेशेंट अब्रप्शो प्लेसेंटा की थी, हेवी ब्लीडिंग कर आई थी, 2 ग्राम ब्लड में, 2 या 3 ग्राम ब्लड। ठीक है मैम। बहुत रिस्क था उसमें, ठीक है? तो उसकी डिलीवरी हो गई, तो वो जस्ट आफ्टर 40 डे डिलीवरी, हमने वेंटी पे भी उसे डाल दिया था। 48 आवर्स के बाद शी एक्सपायर्ड। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे जो भीड़ आई थी ना, जो भीड़ आई थी, उसमें वो भी पेशेंट्स इंक्लूडेड थे जिनको मैं ऑपरेट कर चुकी थी, जिनको मैं ट्रीट कर चुकी जो थी। ठीक हो चुके थे। हाँ, ओके। वो भी उस समय उस भीड़ में मेरे अगेंस्ट खड़े हुए थे। तो आप सोचिए कितना दुःख होता होगा आपको कि इतना कुछ करने के बाद भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। इसलिए डॉक्टर्स को यूनाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आप बोल्डली ये चीज़ें बोल रहे हैं, मैं तो ये अच्छा मान रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं। आधे लोग तो बोलते नहीं है इस चीज़ को, डॉक्टर्स नहीं बोल रहे इस बारे में, बात नहीं करना अब चाह रहे। एमबीबीएस की बात हो गई, आपने कहा सर्विस और ह्यूमैनिटी, वही मैंने कहा कि 1-2 की तो हम कर सकते हैं, देखो भई, ठीक है। है ना? हम्म समाज सेवा जो आपने बोला, ठीक है। लेकिन आप सारे दिन समाज सेवा के, और हमें कोई पीछे से फंड थोड़ी आ रहा है। हाँ सही बात है, खाना हमें भी फंड आ रहा खाना है क्या है। हमें? खा, या हमारी अंबानी की कोई कंपनी हमने बना ली और हमें, हमारे को सब कुछ मिल रहा है? बताओ आप। या हमारी ट्रैवलिंग फ्री है, या हमारा खाना-पीना फ्री है। मैंने यही बोला कि डॉक्टर्स को पर्क्स नहीं मिले, हाँ, आर्मी को मिल रहे हैं, पुलिस को मिल रहे हैं, हर मतलब इन सर्विसेज को मिल रहे मिल रहे हैं। हैं, डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उनका अगर ऐसे ही बात करें, उनको आप गाड़ी लेने जाओगे उस पे कोई सब्सिडी नहीं है। आप खुद का अगर क्लिनिक बनाओगे 10 साल बाद, पूरा बॉन्ड वगैरह पूरा करके खुद का क्लिनिक बनाओगे, क्लिनिक बनाने में मैम, छोटा सा क्लिनिक बनाने में 20-25-30 लाख रुपए तो लग ही लग जाएंगे। जाता है। छोटा सा क्लिनिक बनाने में, उसमें भी आपको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, वो भी आपको आप ऑन योर ओन ही हो उसमें भी। सो मे बी। ये मिथ है कि डॉक्टर बहुत कमाते हैं, डॉक्टर ये कर लेते हैं। आप कभी भी देखो, डॉक्टर को तो अपना रिवॉर्ड कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, उसकी तो, उसका जो ट्रॉमा जो उसने झेला है, उसके परिवार ने झेला है, वो तो कभी रिवर्ट नहीं आता। और रही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात, तो उसमें तो आप ये देखिए, पेरेंट्स कैसे-कैसे लोन लेके बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। मैम 1.5 करोड़ हैं? एमबीबीएस की फीस गई हुई है। फीस 1.5 करोड़ फीस है, उसके बाद पता नहीं हॉस्टल, मेस, इतना हाँ, कुछ-कुछ कर देते 2 करोड़ हैं। वो पूरा हो जाता है उस जो 5 बच्चे साल में। दूर-दूर पढ़ रहे हैं, उनका फ्लाइट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बच्चा रहेगा तो थोड़ा बहुत खर्च भी करेगा वहाँ पे अपना बेचारा, है ना? तो आप देखो ना, और उसके बाद आप उसको फेल भी कर रहे हो, सप्लीज़ भी लगा रहे हो, उसकी रीसप्ली की फीस भी बच्चा लगातार दे रहा है। तो ये सब क्या है? एक ट्रॉमेटिक ही तो है ये सब, मेंटल ट्रॉमा। तो ये सब कौन रिवर्ट करेगा? पेशेंट तो नहीं कर रहा ना रिवर्ट। बाद में गवर्नमेंट भी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है। और अब आप आ जाओ एमडी की बात करते हैं। हुँ, एमडी में अगर आप अंडर अम्ब्रेला काम करते हो, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल कॉलेज में, कॉर्पोरेट में, हुँ, ठीक है? तो आप अंडर अम्ब्रेला हो। हुँ, आपकी 9 टू 5 जॉब है, आपकी हफ्ते में 1 नाइट ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 24/7 एंगेज्ड हैं। आपकी कोई छुट्टी नहीं है, आपका कोई सीएल नहीं है, कोई लीव नहीं है, ठीक है? यू आर कंटीन्यूअसली सर्विंग द पेशेंट, पहली चीज़। हुँ। दूसरी चीज़, अगर आपने 25,000 का बिल बना दिया जिसमें आपकी लागत ही 20,000 थी, तो पेशेंट बोल देगा भाई ये लुटेरे हैं। तो आपको सोसाइटी का ये सब झेलना कितना बुरा लगता होगा, सोचो कि मैंने इसका सारा काम कर दिया और ये मुझे ये कह रहा है कि भाई बिल ज़्यादा है, ये तो इनका तो धंधा बन गया, बिज़नेस बन गया है, फिर भी डॉक्टर गुडविल में ही रहता है, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक? तीसरा, जब आप पेशेंट को देख रहे हो, आपको हर समय एक टेंशन है कि यार कोई मेडिको लीगल ना हो जाए, कहीं कोई हाँ। नेग्लिजेंस ना हो जाए, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, मेडिकल लिटिगेशंस में मैं ना फँस जाऊँ, ठीक है? हुँ, आप सोचो, आप कितनी सारे बर्डन लेके आप अपनी ओपीडीज़ और अपने पेशेंट को ऑपरेट करते हो।
कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल मैम। सारा रिस्क आपका, सारी चीज़ें आपकी और तब भी आपको ये नहीं पता मरीज़ आपका कितना सगा है, वो कितना साथ देगा, कितना आपको समझे और अगर कुछ हो गया तो मॉब लगाई जाएगी, मीडिया लगाई जाएगा, सोशल मीडिया पे बदनाम हो ही जाओगे दे आर वल्चर्स, वो आ जाते हैं, नोचने आ और जाते हैं। फ़र्क पड़ता है, लिटरली फ़र्क पड़ता है। कुछ लोगों ने जैसे मैं कुछ डॉक्टर से मिली तो कुछ डॉक्टर्स मुझे ये कह रहे थे, "अरे कुछ नहीं होता डॉक्टर से लेट इट बी कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया पे डल रहा है, कुछ नहीं होता।" मैं ये मानती हूँ कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो आदमी आपकी डिग्री नहीं छीन सकता, आपकी काबिलियत को नहीं छीन सकता, है ना? बिल्कुल। आपके स्किल को बंद नहीं कर सकता। मान लो आज मेरे साथ इस शहर में कुछ हो गया, मैं तो अगले शहर में जाके खोल लूँगी, वहाँ ऑपरेट करूँगी। नहीं समझे आप मेरी बात? हुँ। मैं मानती हूँ आपका स्किल कोई नहीं खराब करेगा, लेकिन डेफ़िनेटली 15-20 दिन, महीना भर आपको मेंटल हैरेसमेंट तो मिल गया। बिल्कुल मैम। आपका एक शहर में एक नाम था, जो भी था वो कहीं न कहीं तो सेटबैक में गया। इमीडिएटली आपको अब अपना अस्पताल इवैक्यूएट करना पड़ जाता है। इमीडिएटली आपको अपने अस्पताल का जो स्टाफ है अब सीलिंग आजकल सीलिंग होने लग गई है, अस्पताल को सील कर दिया तुरंत बिना जाने समझे, विदाउट नोइंग एनी फैक्ट्स। ऑथराइज़ अस्पताल सील हो रहे हैं अब। मॉब के प्रेशर में। हाँ, मॉब के प्रेशर, ठीक है? तो अस्पताल सील होने से आप समझ रहे हो कितना बड़ा सेटबैक है, कितना बड़ा नुकसान है। वहाँ पे जो 70-80 एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, उनकी जॉब चली गई इमीडिएटली। चलेगी, नहीं चलेगी? उसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा, है ना? एक डॉक्टर की छवि खराब हो ही गई, अस्पताल की छवि खराब हो ही गई। बिल्कुल। शायद उसने कितनी मुश्किलों से अपना नाम बनाया होगा, कितनी मेहनत उसने करी होगी। उसी समय में मान लो 10 मरीज़ और एडमिट थे, उनकी छुट्टी करनी पड़ गई, है ना? उनके दिमाग में गलत बात चली गई, अरे भई मरीज़ मार दिया, मरीज़ मार दिया। तो ये सारा जो प्रेशर है, ये सब कौन झेल रहा है? मेंटल प्रैक्टिस में पूरा मेंटल बर्डन ही है। मेंटल बर्डन ही है सारा अल्टीमेटली, जी, जी। ठीक है? रिवार्डिंग है, लेकिन तभी है अगर आप इसके लिए पैशनेट हो। आप सब कुछ त्यागने को राज़ी हो, आपको लग रहा है मुझे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं हर बार कमबैक करूँगा, मैं हर बार चीज़ों से लड़ूँगा, सोसाइटी से लड़ लूँगा, है ना? और मुझे मेडिकल के ग्राउंड्स पे भी मुझे लड़ना आता है, मतलब तो आप जिसे चुनो। पूरी लाइफ आप एक इससे लड़ ही रहे हो एक चीज़ों से कि हाँ हाँ, जी, है ना? बैटल में ही हो आप, हाँ जी। उस लूप में ही। थैंक यू मैम। अच्छा मैम एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा, ये मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ। व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड टिल नाउ पूरी लाइफ में? सबसे एक बेस्ट एडवाइस जो आप बेस्ट एडवाइस तो मेरी बस पर्सनली पर्सनली मेरी यही है, जैसे मैं अपने फ़ादर को अपना आइडल मानती हूँ, जी जो मैम। मेरे पापा हैं। हुँ, तो मेरी यही एडवाइस है, मेरे पापा यही कहते हैं कि हमेशा सीधे रास्ते पे चलो, हुँ। ठीक है? सीधे रास्ते पे धीरे-धीरे जब चलते रहोगे तो अपने आप आपको अपना अचीवमेंट मिलेगा, अपनी सक्सेस अपने आप आपको मिलेगी। अगर आप छोटा रास्ता जल्दी चुन लोगे, जैसे करप्शन, लोग सोचते हैं मैं करप्शन कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, जल्दी से मैं इस मंज़िल तक पहुँच जाऊँ। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रगलिंग चाहे कितना भी हो, वो रास्ता कितना भी स्ट्रगलिंग हो, पर हुँ। आपको उस पे चलते रहना है। अचीवमेंट अपने आप मिलती है। चूज़ द हार्डर राइट देन द ईज़ियर रॉन्ग। ईज़ी या रॉन्ग। ये हाँ, अच्छा मैम हमारे यहाँ ना एक छोटी-सी रिवाज़ है कि जो पिछले गेस्ट आते हैं वो आपके लिए एक सजेशन या क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। जैसे आप भी एक छोड़ के जाओ, तो जो इससे पहले आए थे डॉक्टर अभिषेक राय आए थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अच्छा, अच्छा, सिटी वाले। हाँ, सो वो उन हमारे मेंबर भी हैं एसोसिएशन के। हाँ, हाँ। सो उन्होंने बताया भी था। सो उन्होंने बोला था कि जब मैंने ऐसे पूछा कि सर आप अगले गेस्ट को उनको नहीं पता था कि आप आ रहे हो, हैं, सो कि आप क्या सजेशन या एक क्वेश्चन छोड़ के जाओगे? सो उन्होंने बोला था कि यार देखो डॉक्टर अगर हैं तो उनको अपनी राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला था। सो कि राइटिंग हाँ, देना थोड़ी-सी चाहिए बिल्कुल, ये तो सही हाँ, बात है, राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। कि राइटिंग बहुत ज़्यादा ही वो हो गई आजकल डॉक्टर्स की बिल्कुल ऐसे-ऐसे करके लिख देते हैं। किसी को हम बोला हमारे पास रेफरल अगर आते हैं तो भी हमें समझ में नहीं डिपेंड करता है कि हमारे हॉस्पिटल में तो 5-6 डॉक्टर्स हैं, तो सबकी राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ, सबकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैम आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन अगले गेस्ट के लिए? मेबी वो मेडिको हो या नॉन मेडिको, नॉन मेडिको मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे हैं, देश से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ होते भी हैं। आप पूछ लो, मैं ज़रूर उनसे भाई पूछूँगा। कंट्री में क्या ऐसा इमीडिएट चेंज है जो करना चाहिए हमारे इंडिया में? गवर्नमेंट को ऐसा क्या इमीडिएट चेंज है जो करना चाहिए? यही मेरा क्वेश्चन। वुमेन्स के लिए या नहीं जनरल ओवरऑल, ओवरऑल ओवरऑल रूल्स में, हाँ, रेगुलेशंस जो में? मैन वुमेन सबको ही फ़ायदा करे। ओके, कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा था। सही में बताओ मैं बहुत वैसे हैवी हो गया वैसे मेरे को ना, मैं बता तब बोल आप कोई सजेशन देना चाहोगे मैम मुझे इन फ्यूचर के लिए ऐसा कुछ कुछ कोई भी सजेशन आपकी तरफ से? सजेशन तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सजेशन, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट और आती रहती है। देखो हर दिन हमें सीखना ही है, जी, जी। हर दिन नया होता है। मेडिको के लिए तो ये है कि वो तो ज़िंदगी भरी उसके लिए नई चीज़, सारे पेशेंट ही नए। हमें कभी नहीं लगता कि हम कंप्लीटली डन है, नहीं, नहीं लगेगा मैम, कभी भी नहीं वो लगता। सैटिस्फैक्शन नहीं आएगी फिर। हाँ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, उसको भी अप टू डेट रखना पड़ता है हमें, क्या-क्या नई-नई चीज़ें आ रही हैं। हर चीज़ नई होती है। सजेशन तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छा करा है ये थैंक यू सो सेशन सो और अच्छी चीज़ है और मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मतलब डॉक्टर को इनवाइट करा, है ना? थैंक यू।